वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम क्या करने वाले हैं कवर 100 एमसीक्यूज। कितने 100 एमसीक्यूज इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर 1 से रिलेटेड। अब इमेजिन करो कि जब तुम किसी चैप्टर के 100 एमसीक्यू एक वीडियो में करोगे तो कैसे पकड़ना बन पाएगी तुम्हारी। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो में थ्योरेटिकल पार्ट होगा, दूसरे वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी दमदार करने के इन्हीं एमसीक्यूज में असर्शन, रीजन और केस स्टडी भी शामिल है। तो बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल शर्मा। कॉपी पेन निकाल करके क्वेश्चन करने स्टार्ट करो। पहले खुद से बात को सॉल्यूशन देखना है और पेपर तुम्हें यहां दिख जाएगा, क्वेश्चन यहां स्क्रीन पे दिखाई देगा। यहां मैं तुम्हें सॉल्यूशन करवाऊंगा हर एक क्वेश्चन का। स्पीड थोड़ी ज्यादा रखनी है बच्चों, क्योंकि 100 एमसीक्यू इस वीडियो में करने हैं, जिससे कि वीडियो लेंथी भी ना हो और 100 एमसीक्यू कंप्लीट भी हो जाए। तो ये चीजें कवर करके चलनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू की अगर हम बात करें यहां, तो देखो जरा करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखने लगेगा अभी थोड़ी देर में, और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना है, पहले खुद से ट्राई करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है। मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कराता रहूंगा ना। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, उसमें लिखा है देखो, इफ ए प्लास्टिक रॉड रब्ड विद द फर is made to touch two small pitch pith balls suspended nearby, then which figure shows their final configuration। तो मतलब अगर हम किसी बॉल को, किसी दो बॉल को हम फर से रब करें तो दोनों पे चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव और पॉजिटिव। जब दोनों के बाद या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा निगेटिव, तो दोनों को जब हैंग करेंगे हम किसी फिक्स सपोर्ट से, तो क्या होगा दोनों के बीच? रिपल्शन। ये इस पे इधर भगाएगा ऐसे, ये इसे इधर भगाएगा ऐसे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन होगा? 20 करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? यहाँ सिंपल है यार, दोनों के भी रिपल्शन होगा। फर्स्ट से जब किसी को रब करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें लिखा है, एक कॉम्ब रन्स थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ। जब कॉम्ब को बालों से रब करते हैं तो उससे पेपर पीस चिपक जाते हैं। तो क्यों चिपकते हैं? तो देखो भाई, मान लो जब हमने कॉम्ब को हेयर से रब किया, ये कॉम्ब है हमारे पास, ठीक है। जब इसे हेयर से रब करेंगे तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, मान लो नेगेटिव भी हो सकता है, हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया, इसके बाद डेवलप हुआ फ्रिक्शन के थ्रू। अब यहाँ पेपर पीस पड़े हैं छोटे छोटे। जब ये छोटे छोटे पेपर पीस पड़े तो जैसे कॉम्ब इसके पास आएगा तो ड्यू टू द इंडक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा? विदाउट टचिंग यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जब निगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो सारे इस पे चिपक जाएंगे। तो ऑप्शन क्या क्या है? कॉम्ब इज गुड कंडक्टर, पेपर इज अ गुड कंडक्टर, द एटम पेपर गेट पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम्ब। तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ से? बाय पोलराइजेशन इंडक्शन। पोलराइजेशन से क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव से निगेटिव, तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पोलराइजेशन। ठीक, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वन मेटेलिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज वेयर एज अनदर मेटल आइडेंटिकल स्फीयर। देखो जी, वन मेटेलिक स्फीयर, इस पे पॉजिटिव चार्ज गिवन कर दिया हमने ए पे, पॉजिटिव चार्ज, वेयर इज अनदर आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर एग्जैक्टली सेम मास एज ऑफ ए इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज। तो इस पे कितना अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज होगा? इक्वल अमाउंट ऑफ, जितना इस पे पॉजिटिव उतना उस पे निगेटिव। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। मासेस ऑफ ए एंड बी स्टिल रिमेन अनइक्वल। क्या मास ए और बी का अनइक्वल होगा? सेकंड, मासेस ऑफ ए इंक्रीजेस, क्या ए का मास इंक्रीज होगा? देखो पॉजिटिव कब आता है? इसने से दिए होंगे, सिंपल है। तो इस पे क्या हुआ? इसने दिए तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस पे इलेक्ट्रॉन का दिखता तो इसका मास ज्यादा होना चाहिए, इसका मास कम होना चाहिए। ये अलग बता रहा। मास ऑफ बी डिक्रीज नहीं बोला, तो मास ऑफ बी इंक्रीजेस, बी का मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अरे जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर तो मास होता है ना, कितना मास होता है? m इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो इतना मास इस पे आ जाएगा, तो इसका मतलब इस पे मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। चलो भाई, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन देखते रहना भाई, पलट रहा होगी साइड बाय साइड। इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू। किसी भी नेचर में जो सिस्टम का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम को याद करो, द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट और जीरो। तो ढूंढ लो कहीं ऑप्शन में जीरो हो तो है भैया, बी ऑप्शन में जीरो है। कुछ देखने का ही मतलब नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज ऑलवेज क्या होता है? जीरो होता है भैया। मान लो आइसोलेटेड सिस्टम है, और आइसोलेटेड ये Q1 ये Q2 ये Q3, तो क्या होगा सबका सम? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सारा का सारा आएगा कांस्टेंट या जीरो, तो जीरो हो गया बस। चलो भाई, तो आ गए समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ द चार्ज ऑन द बॉडी इज 1 नैनोकूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पर आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? चार्ज कितना है? Q इज इक्वल टू 1 नैनोकूलम। 1 नैनोकूलम में कितने कूलम? 10 टू द पावर -9 कूलम। तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ Ne, और यहां से N निकाल लो, Q अपॉन
ई करके, तो क्यू कितना 10 टू द पावर -9 और नीचे आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। भूल तो नहीं गए ना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 10 बचेगा और नीचे आएगा 1.6। तो यहाँ से काटेंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर 9 और यहाँ 100 लिख दो, नीचे आ जाएगा 16। 16 से काटे तो 16 पंजे 16 चंग 96 बचा 4, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80 इंटू 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। इतने इलेक्ट्रॉन्स भैया होंगे। तो ऑप्शन देख लो भाई कौन सा है, ऑप्शन बी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ गड़बड़ है भाई, 10 टू द पावर -9 होगा, तो बी ऑप्शन तो बी सही तो है यार, 9 तो आ रहा है, या क्या दिक्कत है, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलो कोई नहीं, तो समझ में आए क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन हमने करे। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो इसी पोर्शन पे करने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ क्वेश्चन लिखा होगा। ठीक है ना, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, देखो यहाँ से लिखा चार्ज ऑन ए बॉडी इज Q1, है ना, चार्ज ऑन ए बॉडी इज Q1 एंड इट इज यूज्ड टू चार्ज अनदर बॉडी बाय इंडक्शन। चार्ज ऑन सेकंड बॉडी इज फाउंड टू बी Q2 आफ्टर चार्जिंग देन। तो क्या होगा देखो, मतलब एक बॉडी पे चार्ज कितना है, पहली वाली बॉडी पे चार्ज है Q1, अब दूसरी बॉडी को हमने इंडक्शन से चार्ज किया तो इस पर कितना चार्ज आया Q2, है ना, इस पर Q1 इस पर Q2, अभी इंडक्शन से चार्ज हुई है भैया। जब इंडक्शन से चार्ज होती है तो थोड़ा बहुत चार्ज गायब हो जाता है, थोड़ा बहुत चार्ज कम भी आ सकता है, क्योंकि इंडक्शन से तो एयर के थ्रू फ्लो होगा तो थोड़ा बहुत चार्ज कम आएगा। तो उसने क्या क्या ऑप्शन दिए, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू 1, नहीं हो सकता। तो ये जो Q1 होगा वो हमेशा या तो ग्रेटर देन होगा या थोड़ा इक्वल भी हो सकता है, किससे, Q2 से। ये क्योंकि इंडक्शन के द्वारा जो चार्ज की गई बॉडी है ना उस पर चार्ज थोड़ा कम आता है, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स की वजह से, क्योंकि टच तो करा नहीं रहे ना बॉडी को, तो एयर के मॉलिक्यूल की वजह से वो थोड़ा चार्ज डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसकी वजह से या तो इक्वल होगा रबिंग के थ्रू, मतलब कंपेयर टू रबिंग, या तो इक्वल होगा या स्मॉल होगा। तो इक्वल और स्मॉलर, तो मतलब Q1 अपॉन Q2 मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 1। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, 6, 7 की बात करते हैं। 7 में क्या लिखा है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज कैरियर्स विद डिस्टेंस आर। तो फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू के F प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला है सेम चार्जेस के लिए। तो डिस्टेंस क्या होगी, फोर्स इक्वल टू के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब चार्ज है कांस्टेंट, तो क्या लिख सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। मतलब जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ R यहाँ F, ये कैसा ग्राफ बनता है, कोनिक हाइपरबोला इस तरह से, है ना। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। दिख रहा होगा सबको, है ना, साइड में, सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। 8 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, कल वाली वीडियो में ही बताया था, परमिटिविटी की यूनिट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कहाँ से आई है देखो, कल फोर्स इक्वल टू क्या लगाएंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर से निकाल लो। एप्सिलॉन नॉट को लेके जाओ वहाँ, फोर्स आ जाएगा नीचे 1 अपॉन 4 पाई इंटू F इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। या क्या लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन 4 पाई तो कॉन्स्टेंट इसे छोड़ दो, तो Q का ऊपर Q की यूनिट कूलम स्क्वायर, फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, देख लो ऑप्शन में है क्या, पर न्यूटन। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं 9 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, देखो द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इज 12 न्यूटन। दो चार्ज ऐसे है ना, इस पर कितना है 6 माइक्रोकूलम, इस पर कितना है 2 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो कितना है 12 न्यूटन। इफ चार्ज Q is -2 माइक्रोकूलम एज टू द ईच ऑफ द चार्जेस देन द न्यू फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विल बी। अब क्या लिखा, इफ चार्ज -2 माइक्रोकूलम एडेड टू ईच चार्ज। अब दोनों पे -2 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया, मतलब इसे भी -2 माइक्रोकूलम दे दिया गया, इसे भी -2 माइक्रोकूलम दे दिया गया। तो नया सिस्टम क्या बनेगा, देखो जरा, नया सिस्टम बनेगा इस तरह से, 6 में से 2 का 4 माइक्रोकूलम तो यहाँ हो जाएगा, और 2 में से 2 का है तो 0 हो गया। अब 0 हुआ तो फोर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह 4 और Q2 की जगह लिखेंगे 0 अपॉन R, कुछ भी हो तो 0, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा भैया ये तो फोर्स क्या आया 0। तो 0 है तो देखो ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, तो बी पे 0 लिखा है, कोई नहीं। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें यहाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है बच्चों हमसे क्या, ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q एंड Q। द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। मतलब ये कहा कि 2 चार्जेस है इस तरह से, ये भी Q है, ये भी Q है ना, Q एंड Q। ठीक, ए Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, इन दोनों के बीच में Q रखा है यहाँ, बिल्कुल जस्ट यहाँ पे। ठीक है, 3 चार्जेस
अब इन तीनों चार्ज को इक्विलिब्रियम होने के लिए क्यू की वैल्यू क्या लिखी जाए, इस क्यू की वैल्यू क्या रखी जाए कि जिससे कि पूरा सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में। मान लो इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x, तो अगर ये सेंटर पे है तो कितनी हो जाएगी यहाँ x/2 और यहाँ कितनी हो जाएगी x/2। तो देखो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा F1 वो इन दोनों के बीच के फोर्स F2 के इक्वल होना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या इन दोनों के इक्वल या पूरे के इक्वल। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए किसी बॉडी पर, 0, तो 0 के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल। तो क्या लिखेंगे, नाउ फॉर इक्विलिब्रियम F1 प्लस F2 क्या होना चाहिए भैया, 0, या F1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस F2। ठीक है, तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो दोनों के बीच k क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, उसकी क्या हो जाएगी k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ तो k से k कैंसिल होगा, q से q कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, q इज इक्वल टू माइनस के 4 इंटू स्मॉल q, या स्मॉल q की वैल्यू हो जाएगी माइनस q अपॉन 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, तो आराम से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन 10 तक, है ना। आगे बढ़ते हैं भैया, चलो स्पीड में रहो, जोश में रहो, करते रहो क्वेश्चन को अच्छे से, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से नोट्स बनाते चलो, क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस करो, पहले क्वेश्चन स्क्रीन पे आती वीडियो को पॉज करो, उसके बाद खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, तभी कर सकते हो कुछ। ऐसा नहीं कि मेरे साथ साथ नकल, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है भाई, फायदा तभी है जब खुद से मेहनत करो। तो 11 क्वेश्चन की बात करते देखो, 11 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली। 2 पॉइंट चार्जेस है जिन दोनों के बीच का फोर्स एक पे है क्यू ए एंड बी, इस पर चार्ज है क्यू, इस पर चार्ज है माइनस क्यू, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है एफ। अब इसमें कहा कि ए से चार्ज बी पे ट्रांसफर कर दिया गया, कितना 25%, मतलब यहाँ का चार्ज कितना गया 25%, किसे ट्रांसफर किया, बी को। तो क्यू ए पे कितना रह गया, देखो क्यू ए पे कितना रहा, 25% निकाल दे, कितना रह गया 75% ऑफ क्यू, इसे लिख सकते हैं 75 अपॉन 100 इंटू क्यू, या लिखा जा सकता है 3/4 इंटू क्यू। ऐसी क्यू बी की बात करें हम तो देखो क्यू तो था, इस पर 25% दे दिया हमने, तो पॉजिटिव चार्ज दिया है, वो ऑलरेडी निगेटिव है, तो घटेगा अभी भी, जोड़ मत देना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये कितना था 100%, 25 दे दो 75% रह जाएगा अभी भी यहाँ निगेटिव डायरेक्शन में, इंटू क्यू, तो कितना बचा -3/4 इंटू क्यू। तो कुल मिला के अगर हम फोर्स की बात करें तो F इज इक्वल टू 1K क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। क्यू ए की वैल्यू कितनी है, देखो क्यू ए की वैल्यू है 3/4 इंटू क्यू, क्यू बी की वैल्यू कितनी है 3/4 इंटू क्यू, निगेटिव साइन नहीं लेते फोर्स निकालते समय, तो क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 6 6 ज़ा 16, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू के, और यही क्या चीज़ है इनिशियल फोर्स F लिख सकते हैं, तो 9/16 इंटू एफ। तो इतना फोर्स आया F' है, नया फोर्स है ना F'। तो ये आया भैया हमारे पास फोर्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन इज ए। कोई दिक्कत, 9/16। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 क्वेश्चन है हमारे पास। 12 क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते रहना भाई, पॉज करके वीडियो सॉल्व करते चलो। 2 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m एंड चार्ज q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, द वैल्यू ऑफ q अपॉन m इज। मतलब ये लिखा है कि आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस, टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m एंड चार्ज q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। एक ये है चार्ज q मास m, एक ये है चार्ज q मास m, एक दूसरे कितने डिस्टेंस पर रखे हैं 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं। दे डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, द वैल्यू ऑफ q अपॉन m। अगर ये दोनों कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे तो q अपॉन m की वैल्यू बतानी है। अगर ये दोनों कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे तो किसकी वैल्यू बतानी है, q अपॉन m की वैल्यू बतानी है। तो q अपॉन m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, अगर फोर्स 0 है तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ठीक है। तो इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स है, एक बार बताओ, एक्सपीरियंस कब नहीं कर रहे होंगे, इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इन दोनों के बीच कैसा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ लगेगा F1 और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस तरफ को F2 मान लो। तो कब एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब F1 F2 के इक्वल होगा, तो F1 मस्ट भी क्या होना चाहिए F2, मतलब F क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और किसके इक्वल होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है K क्यू स्क्वायर अपॉन 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है G m स्क्वायर अपॉन 16 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ना।
तो हमें तो वैल्यू निकालनी है क्यू अपॉन एम की। तो देखो यहाँ से के को क्या लिख सकते हैं, इससे कैंसिल हो गया, क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू जी एम स्क्वायर। हमें क्यू अपॉन एम चाहिए, क्या चाहिए, क्यू अपॉन एम। तो क्यू ए रहा एम ही रहा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर तो यहाँ रख दो और ये जाएगा वहाँ, तो जी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन एम कैन बी रिटर्न एज, कैसे लिखा जा सकता है भैया, ये लिखा जा सकता है अंडर रूट 4g पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या समझ में आया, क्या हमारी समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा चलो यहीं देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, देख लेने पहले एक बार देख लेते, दिखाई दे रहा है क्या, दिख रहा है भैया। चलो 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 क्वेश्चन लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस आर इन एयर एक्सर्ट ए फोर्स एफ। 2 पॉइंट चार्ज है भैया, 1 पॉइंट चार्ज ये रहा, 1 पॉइंट चार्ज ये रहा, दोनों एक दूसरे सर्टेन डिस्टेंस में रखे हैं, फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहे हैं एफ, ये क्यू मान लिया हमने। अब इसके बाद क्या लिखा है ऑन ई देन द डिस्टेंस आर डैश एट विच दिस चार्ज विल एक्सर्ट द सेम फोर्स इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। वो कितनी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस आर थी, अब इसे हमने आर डैश डिस्टेंस पर रख दिया किसी दूसरे मीडियम में भर करके। यहाँ मीडियम कौन सा, कोई दूसरा मीडियम है, तो फोर्स वही रहे। अगर ये एफ डैश के इक्वल रहे तो डिस्टेंस कितनी रखनी पड़ेगी, ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ एफ मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ डैश इस केस के लिए। तो एफ का फॉर्मूला विदाउट मीडियम चेंजिंग के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और विद मीडियम चेंजिंग के क्यू स्क्वायर अब ये के क्या है, ये के है भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर के साथ क्या आ जाए, चूंकि मीडियम चेंज क्या है जिसका कांस्टेंट के है, तो के आ जाएगा यहाँ इंटू आर डैश का स्क्वायर, डिस्टेंस कौन सी, इससे पूरा का पूरा कैंसिल, इससे पूरा का पूरा कैंसिल, तो आर डैश का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन के, या आर डैश इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन अंडर रूट के। या देखो ऑप्शन कोई है क्या, ढूंढो, बिल्कुल सही बात है भैया, ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है। अरे वही बात है कि डिस्टेंस कितनी रखी जाए जिससे कि फोर्स वो रहे मीडियम चेंज करने पे भी। हमने कल पढ़ा था कि मीडियम चेंज करने पर फोर्स डिक्रीज हो जाता है, तो डिस्टेंस इंक्रीज कर दो, वो डिस्टेंस डिक्रीज कर दो तो फोर्स और इंक्रीज हो जाएगा। तो कितनी डिस्टेंस डिक्रीज की जाए जिससे फोर्स वही के वही रहे, तो इतनी डिस्टेंस इंक्रीज करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें यहाँ क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी भाई, बोर तो नहीं हो रहे ना, स्पीड बढ़ाते रहो और करते रहो काम को जल्दी। 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें यहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है एन ऑब्जेक्ट ए हैज ए चार्ज -2 माइक्रोकूलम एंड द ऑब्जेक्ट बी हैज द चार्ज 6 माइक्रोकूलम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एक ऑब्जेक्ट ए है, इस पर चार्ज है -2 माइक्रोकूलम का, एक ऑब्जेक्ट बी है, इस पर चार्ज है 6 माइक्रोकूलम का, फोर्स कितना होगा दोनों के बीच, एफ क्या लिखा है, एफ ए बी इक्वल टू, अच्छा ये ए है, तो इस पे इस दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स होगा, है ना, तो ये इसकी तरफ को जाएगा, ये इसे खींचना चाहेगा अपनी तरफ को, कौन खींच रहा है, ए, किसे खींच रहा है, बी को, और ये खींचेगा, कौन खींच रहा है, बी, किसे खींच रहा है, ए को, तो दोनों पे फोर्स तो सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, देखो एफ ए बी एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, वही वाला पेयर बना रहा है ये, है ना, वही पेयर। प्रॉपर्टी पे जाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक की, पहली वाली वीडियो देखनी है जिसको, ऊपर आई बटन पे क्लिक करो और वहां पे जाकर के देख लो प्रॉपर्टी एवरी फोर्स हैज एक्शन मेक्स एक्शन रिएक्शन पेयर, जितने फोर्स से इसे खींचेगा उतनी फोर्स से इसे खींचेगा, तो अलग तो होने का मतलब ही नहीं है। कभी कर दो Q1 Q2 करके गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो बात करते हैं 15 की। 15 क्वेश्चन लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 माइक्रो इतना आर प्लेस्ड इन एयर एट ए कॉर्नर ए बी सी रेस्पेक्टिवली ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविली एंड टेंशन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज सी। चार्ज सी पे बताना, देखो थोड़ा क्वेश्चन है ये लिखा है भैया, और ये हमारे पास है ए बी सी। ए पे क्या है 1, बी पे क्या है -1 और सी पे क्या है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। आर प्लेस्ड इन एयर एट ए कॉर्नर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। सी पे रिजल्टेंट फोर्स बताना है, सी पे क्या बताना है, रिजल्टेंट फोर्स। हर एक की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितनी है भैया 10 सेंटीमीटर। अब एक बार बताओ सी पे रिजल्टेंट फोर्स बताना है तो सी पे कौन कौन फोर्स लगा रहा, देखो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन का, तो इधर को भागेगा ये, किधर को, ये इसे इधर को खींचेगा, किससे, एफ बी सी से, है ना, और ये इधर ऊपर ये दोनों का रिपल्शन का तो लगेगा ऐसे, कितना लगेगा एफ ए सी, ठीक है। इन दोनों का नेट कहाँ निकलेगा, बीच में, कितना निकलेगा एफ नेट। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये 60 होता है,
तो कितना हुआ 120 डिग्री हुआ। इक्विलेटर का एंगल 60 डिग्री होता तो कितना 120। तो एफ नेट लगाओ। तो एफ नेट तुम्हें निकालना सिखाया था कल हमने वीडियो में, अंडर रूट क्या एफ ए सी स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर प्लस 2f AC एफ बी सी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। अब निकाल लो पहले फोर्सेस। एफ ए सी कितना हुआ इन दोनों के बीच, तो के रहने दो ऐसे ही, इसके होगी 2 × 1 = 2 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन डिस्टेंस कितनी आर स्क्वायर मतलब 100 इंटू 10⁻⁻4। कन्वर्ट करा डायरेक्टली है ना, तो क्या हो जाएगा के की वैल्यू भी लिखो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8 और नीचे आ जाएगा 100। भाई कैलकुलेशन में ध्यान देना, डायरेक्ट हो रही है सब कुछ। 18 इंटू 10 कितना हो जाएगा ये 11 में से होगा 10⁻⁻ के ये 10 माइनस के 1 मतलब 1.8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1.8 न्यूटन। एफ ए सी आया है ये हमारे पास। बात करते हैं एफ किसकी, एफ बी सी की। एफ बी सी के बीच इन दोनों के बीच होगा, तो इन दोनों के बीच कितना होगा, ये 2 है तो वही 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12 और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10⁻⁻2। तो कुल मिला के वो भी 1.8 आ जाएगा है ना न्यूटन। एफ ए सी बी सी का कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, 120 की वैल्यू होती है -1/2। यहाँ पुट करेंगे ना, जब यहाँ पुट करेंगे सारी वैल्यूज है एफ ए सी एफ बी सी, तो आंसर अपने आप ही 1.8 न्यूटन आ जाएगा। देख लेना चाहे क्यों, यही से पता लग जाना चाहिए, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। कॉस 120 है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो कॉस 120 -1/2 होगा, तो इस वाले 2 से वाला 2 कट जाएगा, तो वो -1/8 हो जाएगा और 2 8 हो रहा है यहाँ, तो 1.8 से 1.8 घट जाएगा, बचेगा कि हमारे पास केवल 1.8 का स्क्वायर बचेगा, जो कि 1.8 निकल के आएगा बाहर। तो उसका ऑप्शन मस्ट भी होना चाहिए क्या 1.8, हाँ 1.8 ऑप्शन में तो ये होगा भैया, चेक कर लेना चाहिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें यहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो भैया, 16 क्वेश्चन दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत किसी को। 16 क्वेश्चन देखते हैं। Each corner A and C has charge Q1 and on the each corner B and D has charge Q2 of square ABCD side L. Charge at A in equilibrium then ratio Q1/Q2। मतलब क्या कहा है हमसे, ये एक स्क्वायर बनाया है ना, फिगर दिख रहा होगा तुम्हें, फिगर नहीं मतलब क्वेश्चन तो दिख रहे होंगे। A B C D ये हो गया। अब A पे जो चार्ज है यहाँ Q1 और C पे जो चार्ज है वो Q1। अच्छा, इस पे जो चार्ज है वो क्या होगा -Q2 और इस पे जो चार्ज है वो कितना है -Q2। ठीक है, साइड जो है इनके सबके स्क्वायर की L है, और हमसे कहा अगर ये A जो A पॉइंट है अगर ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो हमसे क्या पूछा गया है, A इक्विलिब्रियम में रहे। तो देखो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन, इधर को जाएगा मान लो गया F1, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन इधर को जाएगा मान लो कितना गया F2, और इन दोनों के बीच क्या होगा रिपल्शन, ये Q1 और Q1 दोनों के बीच क्या होना चाहिए भैया, ये रिपल्शन होना चाहिए। रिपल्शन कैसे गया, ऐसे F3। अब पॉइंट A इन इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना जरूरी है भैया, पॉइंट A पे टोटल चार्ज का सम 0 होना चाहिए। पॉइंट A पे टोटल चार्जेस का सम क्या होना चाहिए 0। तो देखो एक बात बताओ यहाँ, अगर हम F1 F2 तो ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, और F3 कहीं नहीं है, तो F3 के कंपोनेंट टूटेंगे। ये डायगोनल है, डायगोनल कितने पे है 45 डिग्री, अरे स्क्वायर का डायगोनल 45 पे होता है। अब अगर एक कंपोनेंट यहाँ तोड़ो, एक कंपोनेंट यहाँ तोड़ा जाए, तो ये 45 तो क्या ये भी 45 हो जाएगा, तो यहाँ बैठेगा F3 cos 45 डिग्री और यहाँ क्या आ जाएगा F3 sin 45। ठीक है, तो पॉइंट A पे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स लिखेंगे Fx हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो इधर को और इधर को, तो क्या है ये अपोजिट, तो F1 माइनस F3 sin 45। ऐसे Fy की बात करें वर्टिकल पे देखो ऊपर को, तो क्या है F2 माइनस F3 cos 45 ये है। अब F1 F2 निकाल लो, तो देखो यही देख लो, यही निकाल लेते हैं। Fx की बात अगर हम करें यहाँ, तो Fx कैसे हो जाएगा F1 किस किस के बीच है, इन दोनों के बीच, तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस L स्क्वायर, निगेटिव तो लेते नहीं, और F3 की माइनस के F3 कहाँ है ये रहा, F3 इन दोनों के बीच है, ये डिस्टेंस हो जाएगी L/√2, तो क्या हो जाएगा Q1 स्क्वायर है ना K अपॉन L/√2 का स्क्वायर इंटू साइन 45 के लिए 1/√2। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं हम, क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर। ठीक है, और क्या होना चाहिए भैया माइनस के K Q1 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा √2 L स्क्वायर 2√2, ये हो गया। अब Fx क्या होना चाहिए 0, या तो हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 हो जाए या वर्टिकल, तो इसे 0 होना जरूरी है इक्विलिब्रियम के लिए, तो इक्वल टू K
Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर माइनस के Q1 स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर 2√2। सारी चीज़ें कॉमन निकाल के काट दो, क्या बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा Q2, वहाँ बचेगा Q1, तो Q2 इक्वल टू Q1 अपॉन 2√2, या क्या हो जाएगा, क्या पूछा है हमसे, Q1 अपॉन Q2 का रेशियो, तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू 2√2, ये आंसर है भैया। कोई दिक्कत यहाँ किसी को? टिपिकल क्वेश्चन होता है कभी कभी भैया, इक्विलिब्रियम के लिए वाला फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 हो या वर्टिकल फोर्स 0 हो या दोनों फोर्स 0 हो, वही तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। तो हमने दोनों फोर्स लिख दिया Fx और Fy, है ना, तो इसमें एक को 0 रख दिया हमने किसी को भी, तो यहाँ से तुम Fy को 0 रख के कर सकते हो, आंसर ये आएगा, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। 17 क्वेश्चन की बात करते हैं, चलो इन क्वेश्चनों में टाइम ले लिया, आगे बढ़ो, दम लगाते रहो, बोलो जोर से, हारना नहीं है, जीतना है, ठीक है। 17 क्वेश्चन, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.06 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन, इफ ईच चार्ज इज मूव्ड टुवर्ड्स ईच बाई 0.04 मीटर देन द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम, ओहो ये भी भैया कैड़ा क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ, तो देखो क्या कहा इसमें लिखा है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स है, जो एक दूसरे कितनी दूरी पर रखे हैं, 0.06 मीटर पे रखे हैं, तो कितना फोर्स है यहाँ, जो F है वो है 5 न्यूटन का। अब क्या किया गया, इफ़ ईच चार्ज मूव टुवर्ड्स ईच अदर बाई 0.04 से ये मूव कराया गया, कितना, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी हो गई, अब मूव करने के बाद 0.04 हो गई, तो नया फोर्स F डैश बताना है। हम जानते हैं F प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/r², सिंपल फंडा है, तो क्या लिखेंगे F अपॉन F डैश इक्वल टू, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये नीचे आएगी, तो 0.04 अपॉन 0.06 का होल स्क्वायर। अरे डिवाइड क्या है मतलब, और कुछ नहीं, कर लेना पता चल जाएगा। F की वैल्यू 5, F डैश की वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू क्या, पॉइंट से पॉइंट आए 2.3, तो 4 अपॉन 3 का 9 हो जाएगा, तो F डैश विल भी इक्वल टू क्या, 9 पंजे 45 अपॉन 4, तो F डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 11 पॉइंट कितना है 25। देखो 11 वाला जो आ रहा है वही ऑप्शन सही है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलो भाई 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हेन द चार्ज ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E प्रोपोर्शनल टू Q, अगर Q को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। 19 देखो यहाँ, फोर्स एक्साइटेड बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास me एंड प्रोटॉन ऑफ मास mp आर रिप्रेजेंटेड बाय Fe एंड Fe रेस्पेक्टिवली आर रिलेटेड टू, तो जो यार सीधी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स लगा, एक रखा है प्रोटॉन, एक रखा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, प्रोटॉन कहाँ भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, प्रोटॉन कहाँ भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, लेकिन फोर्स तो दोनों पे सेम लगेगा, Fe इक्वल टू Fp, अरे एक्शन रिएक्शन पेयर भाई। 20 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या सही है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन सही है, मैच कर जाए तो करेक्ट है, और क्या। देखो 20, ए पॉजिटिवली चार्ज बॉल हैंग फ्रॉम ए सिल्क थ्रेड, वी पुट ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 एट ए पॉइंट एंड मेजर F अपॉन Q0, देन इट कैन बी प्रिडिक्टेड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E इज, मतलब एक ये हेड से एक पॉजिटिव चार्ज लटका हुआ है यहाँ ऐसे, अब इसके पास में हमने क्या रखा है, एक Q0 टेस्ट चार्ज रखा, अब जैसे टेस्ट चार्ज रखा होगा तो ये वाला टेस्ट चार्ज इस पर एक फोर्स लगाएगा बाहर को भगाने के लिए इस तरफ को, और इसी का मेजर करना है F अपॉन Q0, जो होगा वो क्या होगा। अब एक बार बताओ, जैसे ही हमने यहाँ टेस्ट चार्ज रखा, इसके पास में तो पॉजिटिव चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, दोनों के बीच चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो दोनों के बीच चार्जेस का आदान प्रदान होगा बाई इंडक्शन, तो इस पर तो थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ मोर चार्ज होगा, यहाँ मोर होगा, और यहाँ क्या होगा, लेस चार्ज होगा, फ्रंट पे, फ्रंट हाफ पे लेस चार्ज और इस पे मोर चार्ज, तो जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ग्रेटर देन होगा E डैश, मतलब E जो है एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा होगा, एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E डैश, और F अपॉन Q0 क्या होता है E, तो E डैश मस्ट बी इक्वल टू E, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो भैया कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछना। 21 क्वेश्चन इन डायग्राम शोन इन बिलो, इसमें क्या पूछा है, किस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो P पे ज्यादा होगा, Q पे कम होगा, साफ साफ दिख रहा है P पे ज्यादा Q पे कम, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। भाई ऐसा करना है क्या, सी ऑप्शन सी है इसका, तो किसका 21 का सी ऑप्शन। 22 की बात करते हैं, देखो 22 में क्या है, टू अनलाइक चार्जेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज, मतलब क्या कहा गया है, टू लाइक अनलाइक चार्जेस, ऐसे है यहाँ अनलाइक चार्ज है, मतलब टू अनलाइक चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, Q है और दूसरा क्या है माइनस Q, चार प्लेस एट ए डिस्टेंस D, D पे रखे हैं भैया ये,
कोई दिक्कत नहीं। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जोइनिंग टू चार्जेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो क्यू नॉट टेस्ट रखा, ये डिस्टेंस कितनी d/2 और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d/2। तो हमसे इस पर पूछा पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बार बताओ, ये दोनों पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इधर को E1 और इधर को खींचेगा E2, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब O पॉइंट ये है तो इधर को लगेगा E1 क्योंकि दोनों पॉजिटिव रिपल्शन करेगा, निगेटिव से खींचेगा E2 से। तो E एट O जो हुआ वो क्या हुआ E1 प्लस E2। तो क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E1 इन दोनों के बीच है तो कैपिटल Q स्मॉल q नॉट अपॉन d/2 लिखना है, कभी d लिख दो और ऐसे ही प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन -4 नहीं लेते, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हुए पोटेंशियल निकालते हुए माइनस लेते हैं। तो क्या आया 2 दूनी 4 2 दूनी 4 8 आ जाएगा ऊपर। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा देखो 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन d²/4 4 जाएगा ऊपर। तो 4 2 = 8 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना हम तो Q नॉट की क्या जरूरत है इस पर, Q नॉट तो आते ही नहीं ना, ये फोर्स निकाल लिया हमने। तो नीचे क्या जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट O पे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ जरूर लेना भैया, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, चलते रहना है साथ साथ। ठीक है, 22 क्वेश्चन हो गए। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेना आराम से, पहले खुद से करना फिर यहाँ देखना वीडियो को। चलो भाई बात करते हैं यहाँ हम किसकी, क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है हमसे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है देखो 23 को, इसमें लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q प्लस 8Q एंड -2Q। तो प्लस 8Q तो ये रहा और क्या चीज़ है -2Q ही रहा। एक दूसरे कितने डिस्टेंस पर रखे, L डिस्टेंस पर रखे, L डिस्टेंस है ना, x = 0 से x = L का मतलब L डिस्टेंस पे प्लेस्ड है रेस्पेक्टिवली। द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज 2 पॉइंट चार्जेस इज 0। वो लोकेशन बताओ जहाँ पे दोनों चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। देखो मिडिल पॉइंट, अगर एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज निगेटिव तो मिडिल पे तो कभी भी 0 नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बाहर भले हो जाए, क्यों, क्योंकि देखो अगर पॉइंट में कहीं भी मान लो मिडिल में इस लाइन पे कहीं भी मानूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा E1 प्लस E2, और जब E1 को वहां लेके जाऊंगा तो -E2 आएगा और उनका स्क्वायर रूट लेंगे तो निगेटिव का स्क्वायर रूट होता नहीं, इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। तो मतलब पॉइंट जो होगा वो कहीं आउटसाइड होगा। मान लो आउटसाइड कोई पॉइंट P है, इसके एक्सल लाइन पे पॉइंट P कितनी डिस्टेंस पर है, y डिस्टेंस पर है। तो देखो ये वाला पॉइंट इसे दूर भगाएगा E1 ऐसे, और ये वाला क्या करेगा ऐसे अट्रैक्ट करेगा E2 ऐसे। तो हो गई देखो वही वाली बात। तो पॉइंट EP पे निकाले अगर हम तो क्या लिखा जा सकता है E1 - E2, और पॉइंट P पे क्या होगा 0, उस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लिखा है साथ साथ क्वेश्चन में। तो E1 - E2 या E1 कैन बी रिटन एज E1 = E2। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो K इसके है ना, E1 किसके कारण है इसके, तो 8Q अपॉन डिस्टेंस L ये और Y ये, P तक लेनी ना डिस्टेंस, तो टोटल कितने हो जाएगी L + Y। ठीक है, तो क्या होगा L + Y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ डिस्टेंस हो जाएगी K × 2Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक की कितनी है Y, तो Y स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, Q से Q कैंसिल, 2 4, तो 4 अपॉन L + Y = 1/y स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो तो इसका स्क्वायर है, दोनों तरफ क्या ले लो स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का 2, L + Y ये रह जाएगा, वहाँ बचेगा 1/y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से L, और ओरिजिन से डिस्टेंस पूछिए, क्या पूछिए द लाइन ज्वाइनिंग क्या पूछा है द लोकेशन ऑफ पॉइंट। तो लोकेशन कैसे निकालते हैं, मान लो x = 0 था तो यहीं से तो लोकेशन निकालेंगे इस पॉइंट के, तो L तो ये और y कितना आया L, तो मतलब जो टोटल डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस या लोकेशन कह देंगे उसे हम, तो क्या आएगा L + L मतलब 2L। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 24 साफ साफ दिख रहा होगा सबको 24 फिगर में। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है एक हेक्सागोनल के विद द चार्जेस बट इन विच केस द इलेक्ट्रिक फील्ड 0। देखो जहाँ पे चार्जेस सेम होंगे, तो जैसे ये है मान लो ये ऑप्शन ए पकड़ लिया, तो Q Q Q Q Q Q सेंटर पे नेट फोर्स बताना, देखो जितना इस पे लगाएगा ऐसे F1 तो उतना ही इस पे लगा देगा, F2 उतना इस पे लगाएगा, F3 उतना ही यहाँ, F4 एक यहाँ लगेगा, F5 और वैसे यहाँ लगेगा F6। क्या सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये सब एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट। तो क्या आया नेट फोर्स 0, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
25 क्वेश्चन देखो जल्दी से फटाफट। 25 क्वेश्चन में लिखा है ए चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल ट्रेवल अलोंग। क्या होगा, देखो एक चार्ज पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया। अब ये फ्री टू मूव है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑलवेज अलोंग ए लाइन ऑफ फोर्स, क्या है हमेशा लाइन ऑफ फोर्स का अलोंग होगा, जरूरी नहीं है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल तो पीछे हो जाएगा, है ना। अब अलोंग ए लाइन ऑफ फोर्स इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो अलोंग ए लाइन ऑफ फोर्स होगा। देखो चाहे आगे को जाए चाहे पीछे को जाए, है तो लाइन ऑफ फोर्स का अलोंग ही। अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, इसके तो अलोंग होगा ही। तो ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। सी भी पढ़ लेते हैं। अलोंग ए लाइन ऑफ फोर्स इफ इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एन एक्टिव एंगल विद द लाइन, अगर एक्टिव एंगल है, मान लो एंगल ऐसे, तो वो तो देखो कर्व बनाता हुआ जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, तो गलत है, नन ऑफ द तो है नहीं। 26 की बात करें। 26 में देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, पहला ऑप्शन। फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक, बात सही है, ये तो विदाउट एनी ब्रेक कंटिन्यूअस होती है, पॉजिटिव निकल के निगेटिव हो जाती है, कंटिन्यूअस हो जाती है, बीच में टूट के थोड़ी जाती है कि बीच में, मतलब ऐसे तो जाती है, पॉजिटिव से निकली और निगेटिव पे चली गई, कंटिन्यूअस है, इसे बोलते हैं कंटिन्यूटी। और डिसकंटिन्यूटी का बोलते हैं टूट जाए, तो ऐसा तो होता ही नहीं। बी, टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, बात सही है, दोनों फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं कर सकते, अगर कर दिया तो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इम्पॉसिबल बात है। सी, फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड दे डज नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, ये प्रॉपर्टी है नहीं, ये सर्कुलर लूप नहीं बनाती, क्लोज लूप बना लेती है, ये क्लोज लूप ही तो है, ये क्या है, ये क्लोज लूप ही तो है। हाँ, सर्कुलर लूप पॉजिटिव से निकल के पॉजिटिव पे जाएगी तो ये बात गलत है, क्लोज लूप बना लेती है, तो ये प्रॉपर्टी है, कहा नॉट ए प्रॉपर्टी, तो ये बात गलत हो गई। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 27 की बात करते हैं, इसका डी ऑप्शन हो गया। 27 की बात करते हैं। 27 में क्या कहा है, द फिगर शो सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, द फिगर सजेस्टेड दैट, फिगर में क्या सजेस्ट होता है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होते हैं वहाँ क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर होते हैं वहाँ क्या होता है, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पास है, यहाँ पास है, और एक यहाँ पास है, यहाँ दूर है, तो ई ए जो होगा किसके इक्वल होगा, ई सी के, लेकिन ग्रेटर देन होगा किससे, ई बी से, क्योंकि ई बी पे दूर दूर है। ए और सी पे तो पास पास, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है, हाँ कोई दिक्कत यहाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, 28 की। 28 क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे, देखो फाइंड द करेक्ट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज फॉर निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज के लिए क्या होते हैं, निगेटिव तक को घुसती है, तो सी ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है जो निगेटिव तक को घुस रही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, साफ साफ दिख रहा है, फिगर में देख लो आराम से, सी ऑप्शन में जा रहा है निगेटिव की तरफ को, ठीक। 29, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन बाय पैरेलल प्लेट एंड ऑफ वैल्यू ई with a velocity v, the plate are separated by distance d, then acceleration of electron in the field। मतलब दो पैरेलल प्लेट है, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, ये पॉजिटिव, या ऐसे कर लो, चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस। अब एक इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से इनिशियली मूव कराया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ से यहाँ तक का, वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब क्या होगा, हम जानते हैं जब ये आगे को मूव करेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, कहाँ की तरफ को, ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो ऊपर की तरफ को इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ई, तो ऊपर को जाने की कोशिश करेगा। तो हम जानते हैं जो फोर्स होगा बैलेंस करने के लिए, एफ ई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एम ए के इक्वल, और एफ ई क्या होता है, एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई, है ना, इक्वल टू एम इंटू ए, या ए हो जाएगा कितना, क्यू वेक्टर ई अपॉन एम, और क्यू क्या चीज़ है, चार्ज, चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ, ठीक है। चलो 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो बच्चों, 30 क्वेश्चन में कहा है हमसे, द गिवन फिगर शो द ट्रैक, है ना, ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो, कौन सा पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशो हाईएस्ट होगा, 300। चार्ज टू मास रेशो किसका हाईएस्ट होगा, देखो जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा किसका है, साफ साफ दिख रहा है। देखो पार्ट 1 तो ऐसे जाकर के ऐसे जा रहा हल्का सा, सेकंड वाला ऐसे जाकर के ऐसे, और थर्ड वाला तो बिल्कुल जस्ट ऐसे जा रहा, तो इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा हुआ, तो इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा हो तो इसका चार्ज टू मास रेशो ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, सही है ना। चलो भाई, चलो 31 की बात करते हैं। 31 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चार्ज प्लस माइनस 2 नैनोकूलम आर सेपरेटेड बाय 5 mm, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 12। चार्ज कितना है, क्यू दे रखा है प्लस, एक इधर चार्ज लेते हैं ना, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -9 नैनोकूलम है, इंटू 12 डिस्टेंस कितनी है, 5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो कितना होगा 20 पंजे 100, 100 इंटू 10 टू द पावर
12 या हो जाएगा 10 टू द पावर -10 कूलम मीटर। यही होगा। देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलो 32 की बात करते हैं। 32 क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक चार्जेस क्यू क्यू आर प्लेस्ड एट ए कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एबीसीडी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, एक क्यू है, एक -2q है और एक क्या हुआ, क्यू हुआ। तो उसने कहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का इलेक्ट्रिक। देखो -2q कैसे लिख सकते हैं, -q। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन कहाँ से क्या होते हैं, माइनस से प्लस। तो इधर को गया कितना p, इधर को भी कितना गया p, दोनों का नेट कहाँ निकलेगा, बीच में p नेट ऐसे निकलता है ना, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो लिख देंगे p नेट इक्वल टू √p² प्लस p² प्लस 2p² cos थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। तो रख देंगे यहाँ अंडर रूट क्या 2p² प्लस 2p² इंटू cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा √3p², जिसको पर स्क्वायर उसे बाहर ले लो, रूट से √3 कूलम मीटर। ये आंसर है इसका, p√3। ये p को क्यू इंटू लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, 33 की बात करते हैं। 33 क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे, देखो 33 में कहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंड ड्यू टू इन इट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन में कितना होगा, देखो भैया हाँ तो सही बात है, ये है ना भैया, ये प्लस क्यू, ये -q, और इक्वेटोरियल लाइन ये होती है यहाँ पे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलता है, ई नेट ऐसे निकलता था, ई नेट, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का होगा पॉजिटिव p, इधर को रखो, तो इधर को मतलब अगर बात करें तो ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, तो दोनों के बीच कितना एंगल बैठ रहा है, 180 डिग्री का एंगल बैठेगा। तो 180 मतलब कितना होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 34 में लिखा है एक्स, वही पूछा है एक्सेल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का रेशो पूछा है डायरेक्टली, तो वो कितना होता है तुम्हें पता है 2 होता है। दोनों के बीच का रेशो कितना होगा हमेशा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो भी है ना। 35 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 35 पे क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट इतना। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना है, वेक्टर p, वो दे रखा है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। इट्स अलाइन एट 30 डिग्री, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पर अलाइन है, विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ, जो कि कितना है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड टॉर्क। टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है p sin थीटा। कितना टॉर्क होता है डायपोल पे, p sin, p कितना 4 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁴ sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो 2 से कटा 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 10 × 10⁻⁻5 या 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ, जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलो भाई, तो बात करते हैं 35 क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ कंप्लीट। 36 क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, और 36 क्वेश्चन को कमाल की तरह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें यहाँ, तो द डायपोल मोमेंट ऑफ ए डायपोल इन एन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड EP देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। अभी बताया तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E या P sin थीटा। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, साफ साफ दिख रहा है, देख लो यहीं पे। एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा with the direction of electric field, the orientation of dipole for stable equilibrium। stable equilibrium के लिए थीटा क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि थीटा 0 होगा तो डायपोल क्या, देखो ये है यार, यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब अगर तुम्हें घुमाओगे तो वापस उसी पोजीशन में आ जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ हमारे पास। देखो भैया, ये क्या होगा, निगेटिव चार्ज, ये क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, ये आया यहाँ। अब निगेटिव टू पॉजिटिव ये, अब देखो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कैसे लगेगा, बाहर की तरफ को F1, निगेटिव पे ऐसे F2। अब तुम इसे कहीं को भी घुमा दो, मालूम मैंने इसे ऐसे घुमाया, इस डायपोल को पकड़, ये डायपोल है, ऐसे घुमाया तो फोर्स तो उधर को लग रहा है, वो इधर को तो वापस आ जाएगा। ऐसे घुमाया, फोर्स उधर को लग रहा है, वो इधर को वापस आ जाएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। और स्टेबल के लिए देखो P ये जा रहा और E है, दोनों के बीच कितना एंगल है, थीटा 0 होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, और अनस्टेबल के लिए 180 डिग्री होना चाहिए। याद रखो, स्टेबल के लिए थीटा 0 और अनस्टेबल के लिए क्या होना चाहिए, अनस्टेबल के लिए थीटा होना चाहिए कितना भैया, 180 डिग्री। ये बात भी याद रखो, अनस्टेबल के लिए जिससे एक बार घुमाओ वापस वहीं चला जाए, पोजीशन चेंज हो जाए। स्टेबल के लिए अगर तुम घुमा के खुद तो भी वो वहीं आ जाए। जैसे कि यहाँ देखो फोर्स ऐसे और ऐसे दोनों ऐसे खींच रहे हैं, मैं ऐसे रखा तो फोर्स वहीं लग रहा, वो इधर को तो वापस ले आएगा ना सब, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है ये। चलो कौन सा 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर DS, इंटीग्रेशन ऑर्डर वो छोटे स्मॉल के लिए है। तो वेक्टर E कितना दे रखा है भैया, 4i कैप प्लस 4g कैप प्लस 4k कैप
और डॉट ds कितना दे रखा है, ds दे रखा है 5i कैप। तो तुम्हें पता है वेक्टर की प्रोडक्ट करते हैं आई वालों को आई वालों से, जे वालों की जे वालों से, के वालों की के वालों से। तो आई यहाँ आई है तो 5 4 जा 20 और आई से आई गायब, प्लस 4 की जे तो है ही नहीं तो 0, के तो है नहीं 0, तो कितना आया 20 यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर की बात कर 39 की बात करते हैं। 39 क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व इन गॉस लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी का होगा। यार देखो मान लो गॉसियन सरफेस है, यहाँ से चार्ज निकला फ्लक्स ऐसे, तो वेक्टर ई और क्या होगा वेक्टर डी ए, तो कैसा हो गया वेक्टर नेचर का हुआ। किसके नेचर का हुआ, वेक्टर नेचर का। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं 40 क्वेश्चन नंबर 40 की, है ना। कितने क्वेश्चन की बात करते हैं 40 की। द गॉसियन सरफेस फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज एनी सरफेस नियर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं। ऑलवेज स्फेरिकल सरफेस, नहीं, ऐसा तो है नहीं। लाइन चार्ज के लिए सिलिंड्रिकल बन जाता है, क्यूबिक भी बन जाता है। एनी सिमेट्रिक क्रॉस सरफेस कंटेनिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक फील्ड है सिंगल फिक्स वैल्यू। ऐसा सरफेस सिमेट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ सिंगल फिक्स वैल्यू, बस सिमेट्रिक होना चाहिए सब जगह। सिलिंड्रिकल है तो हर एक पॉइंट पर सिमेट्रिक, स्फेरिकल है तो सिमेट्रिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सिमेट्रिक होना चाहिए भैया सब जगह से, है ना। कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक। तो कोई दिक्कत, 40 क्वेश्चन का माइलस्टोन अचीव कर लिया हमने। हार तो नहीं मान रहे ना, करते रहना लगातार, बने रहना धड़ल्ले से, ठीक है, अच्छे से। हार नहीं मानी, क्वेश्चन 100 ही करने हैं, 100 से कम नहीं करने। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो, फ्लक्स कंटेनिंग आउट फ्रॉम ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड इन एयर। किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज से कितना फ्लक्स निकलता है, गॉस थ्योरम अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और यूनिट चार्ज मतलब क्यू इक्वल टू 1 रख दो, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके जाओ तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी -1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 42 की बात करते हैं। 42 में क्या कहा गया है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी वन साइड। मतलब ये है कि एक क्यूब है भैया, एक ऐसे क्वेश्चन है बहुत फेमस है, करे भी होंगे तुमने। यहाँ रखा चार्ज, तो टोटल फ्लक्स कितना पास होगा क्यूब से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब उसके किसी एक साइड से मान लो इससे पास होने के लिए तो कितनी साइड है टोटल 6, और एक से होने के लिए क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन कौन सा है, ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अरे 6 साइड होती है ना, 6 से 12 साइड होती है, 12 से डिवाइड कर देते हैं। किसी एक साइड से पूछा ना, 2 से पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 से पूछेगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात थोड़ी है, आसान ही है सब कुछ। चलो बात करते हैं किसकी, 43 की। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज गॉसियन सरफेस डिपेंड्स ऑन द नेट। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है गॉसियन सरफेस के लिए किस पे डिपेंड करता है, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो भैया यहाँ नेट चार्ज इनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी मीडियम, पहले सही है, पहली ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो किस किस पे डिपेंड करता है फ्लक्स, नेट चार्ज इनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, है ना, 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो वही ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। 44 की अगर हम बात करें यहाँ, तो 44 के लिए देखो इसमें क्या लिखा है, ए पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम। देखो ऐसे प्लेट बना रखी है एक, देख रहे होगी फिगर में तुम लोगों को, ऐसी प्लेट है। इस प्लेट से कुछ डिस्टेंस पर क्या रखा है, एक चार्ज रखा है कितना 10 माइक्रोकूलम का। अब इससे होने वाला फ्लक्स बताना है, इस प्लेट से निकलने वाला फ्लक्स। अब एक बार बताओ इस प्लेट से निकलने वाला फ्लक्स क्या कर रही है, पहले तो हमें क्लोज सरफेस, इस चार्ज को क्लोज सरफेस के अंदर ढकना पड़ेगा। क्लोज सरफेस कैसा बनाना है, इसके सिमेट्रिक, तो इसके सिमेट्रिक कैसा बनाओ, गॉसियन सरफेस ही बनेगा, है ना। कैसा सरफेस बनेगा, गॉसियन सरफेस, ऐसे और एक ऐसे। तो कैसा सरफेस बनाया हमने, गॉसियन सरफेस बनाया, इस तरह का गॉसियन सरफेस बना। क्यूबिक बना, कैसा बनाया, क्यूब बना। जब क्यूब बनेगा तो फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर टोटल क्यूब से निकलने वाला तो चार्ज तो बीच में हो गया, तो पूरी से निकलेगा ये। तो चार्ज कितना है 10 × 10⁻⁻⁶, और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ऊपर ले जाओ तो 10/8.85 × 10⁻⁻6 हो जाएगा ये। तो बचेगा 100, नहीं ये पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ा दो यहाँ। ठीक है, तो देखो 1 पॉइंट समथिंग कहीं है, 1.8 × 10⁻1.8 क्या जाएगा 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, चलो भैया ये है भैया हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करें यहाँ, तो 45 में क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। देखो 4 दे रखे हैं गोले, दिख रहे होंगे तुम्हें। पहला ऑप्शन इन फिगर 1 इज लार्जेस्ट, पहले फिगर में लार्जेस्ट होगा, चलो देखते हैं। फिगर 3 इज लीस्ट, फिगर 3 में लीस्ट होगा। फिगर 4D इज द सेम फॉर, यार सीधी सी बात है, कैसा भी फिगर बना लो, फ्लक्स शेप पे डिपेंड करता है क्या,
अरे फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या इसमें शेप आई है कहीं? किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स जो होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करेगा, बस किस पे? क्यू पे और एप्सिलॉन नॉट पे। तो कैसे भी शेप हो सब पे सेम होगा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सारी शेप से निकलने वाला फ्लक्स सेम होगा। ये मत देखो कैसा छोटा बड़ा। 646 ईच 8 डाइपोल ऑफ चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड ई, ईच आर प्लेस इनसाइड ए क्यूब, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्यूब विल बी 8 डाइपोल ऑफ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड ई। देखो एक क्यूब है, क्यूब के अंदर हमने एक डाइपोल रखा, इसने 8 कहा, हम 1 रख रहा है, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तो फ्लक्स निकलने वाला क्या होता है? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड चार्ज कितना हुआ? प्लस क्यू ए माइनस क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल चार्ज हुआ 0, तो फ्लक्स कितना हुआ? 0। यार जब डेड चार्ज ही 0 है डाइपोल पे तो फ्लक्स तो 0 हुआ, तो चाहे 8 रखो चाहे 1000 रखो फ्लक्स तो 0 ही आना है सबके लिए, तो 0 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसने 8 रख के, चाहे 8 तो चक्राने के लिए था 8 किसके लिए इधर? चक्राने के लिए। 7 में कहा है हमसे 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये, लाइन चार्जेस है, एक नेगेटिव है, यहाँ चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा, एक पॉजिटिव है। चार्ज डेंसिटी कैसी है? पॉजिटिव प्लस लैम्डा। इसके मिड वे पे पॉइंट बताना का दोनों की डिस्टेंस कितनी हो आर, तो मिड वे पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो पे। तो देखो ये इधर को भगाएगा ई से और ऐसे खींचेगा E2 से E1 से, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो EO कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2। तो हमें पता है लाइन चार्ज के लिए लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। लाइन चार्ज के लिए यहाँ भी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और आर के आर को जब हम जोड़ेंगे यहाँ, ये r/2 डिस्टेंस, तो यहाँ से आता है कि कितना हो जाएगी? r/2, तो ये भी r/2 और ये भी r/2, 2 से वाला 2 कैंसिल, 2 से वाला 2 कैंसिल, तो क्या आएगा? 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 47 हो गए थे। देखो क्वेश्चन 48 की बात करते हैं। 48 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है 2 प्लेट्स ईच हैविंग एन एरिया ए आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो 2 प्लेट है जो दोनों का एरिया क्या है? ए। 48 क्वेश्चन है, 2 प्लेट है दोनों का एरिया क्या है? ए। एक प्लेट एरिया मान लो इस तरह से रखी है, यहाँ को इस तरफ को, और एक प्लेट ये रखी है यहाँ को इस तरह को। ठीक है ना, ऐसे प्लेट रखी है, क्वेश्चन दिख ही रहा होगा तुम्हें। और क्या है? एरिया दोनों का क्या है? ए। इसका एरिया भी ए, इसका एरिया भी, दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रखी है। ठीक है भैया। अब इसमें कहा है कि दे कैरीज चार्ज क्यू एंड माइनस क्यू, एक के पास क्यू चार्ज है एक के पास माइनस क्यू चार्ज है। अब इसने कहा द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट, कहीं यहाँ किसी पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। अब एक बात बताओ, ये प्लेट इस पर टेस्ट चार्ज रख दूं क्यू नॉट, तो ये वाली प्लेट अगर ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है तो धक्का देगी इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से, ये नेगेटिव चार्ज है खींचेगी इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड E2 से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर E1 प्लस E2, अब चूंकि चार्ज प्लेट है और चार्ज प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? गॉस थ्योरम यूज करेंगे, है ना, याद है गॉस थ्योरम? वहां आता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट के लिए, दूसरी प्लेट के लिए भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है Q अपॉन ए, तो वैल्यू पुट करेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ई नॉट आ जाएगा ये। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें दोनों प्लेट के बीच के स्पेस में। तो देख लो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। 49 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ हम। 49 क्वेश्चन में एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ इतना न्यूटन। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिस कितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? 18 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम का। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर है? L इज इक्वल टू, अगर हम बात करें R इज इक्वल टू वो है 0.02 मीटर दूरी पर। द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बताने, मान लो ये लाइन है वो इन्फिनिटी तक ये है ना, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो इसके लिए किसी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो कितना होता था? सबको याद होगा, अगर तुम्हें याद हो तो। यहाँ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते थे इस तरह का, और क्या निकल के आया था भला? वो निकल के आया था E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। और लैम्डा हमें निकालना है यहाँ से, तो लैम्डा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू ये सारा पोर्शन यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू E। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, अब मैं यहाँ लिख दूँ सिंस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁹। हमें तो 2 एप्सिलॉन नॉट के चाहिए तो 2 निकाल दो वहाँ से, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की हो जाएगी 1/18 इंटू 10⁹।
तो वैल्यू वहाँ पुट करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा इक्वल टू 1/18 इंटू 10⁹ इंटू आर की वैल्यू 0.02 इंटू ई की वैल्यू 18 इंटू 10⁴। 18 से 18 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.02 इंटू 10⁻⁵ 9 में से 4 घट जाएगा। बस ये 2 पॉइंट वहाँ शिफ्ट कर दो तो 2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर इतनी लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी। देखो कोई ऑप्शन में है क्या, है भैया पहला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 40 नोट कर लेना, क्वेश्चन ये है ना, अच्छे क्वेश्चन है, सब बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त। इसमें बोर्ड में तुम्हें इतनी हेल्प मिलेगी कि तुम भी कहोगे कि हाँ भी कुछ बताया है, पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, हम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, अर्धशतक के 50 बनने वाली है। ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन ई रिवॉल्व्स अराउंड इट इन ए सर्कुलर पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? मतलब ये कहा एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर है, इस तरह का एक वायर है भैया, ये रहा वो वायर। ठीक है, अब इसे क्या क्या, इसकी पॉजिटिवली चार्ज है, जिसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी बैठेगी वो कितनी बैठी भैया, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है हमें। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट इन ए सर्कुलर पाथ, इसके चारों तरफ क्या घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरह से, ये घूम रहा है भैया इलेक्ट्रॉन ई, है ना। अब ई तो तुम्हें पता वेलोसिटी परपेंडिकुलर होना जरूरी है रेडियस के, अदरवाइज सर्कुलर मोशन ही नहीं होगा। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, तो उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी ये पूछा गया। अब एक बार बताओ, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कहाँ को लगेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये लाइन चार्ज इसे अंदर की तरफ को खींचना चाहेगी। मान लो ये है पॉजिटिव चार्ज लाइन और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये अंदर को खींचेगा ऐसे एफ से। ठीक है, और बाहर की तरफ को जब कोई चीज सर्कुलर मोशन करते तो कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ पुट कर दो दोनों, अगर सर्कुलर मोशन सक्सेसफुली होना है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो एफ ई है ये, तो लगा दो एफ ई इक्वल टू एफ सी, तो इलेक्ट्रोसिपिटल। अब एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई, अरे एफ इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक चार्ज तो क्यू इंटू ई, और सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, हम जानते हैं। क्यू ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, तो क्या हो जाता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, वी स्क्वायर बचा क्यू लैम्डा, क्यू की जगह ई रख दो क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, अपॉन नीचे आ जाएगा एम 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या इसमें कहीं आर आया है, नहीं, तो वी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 0 बैठेगा, जब आर है ही नहीं तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई 51 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को जिस तरह से दे रखा है, देखो यहाँ, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय रबिंग टू बॉडीज टुगेदर इज ड्यू टू ट्रांसफॉरेशन ऑफ, अरे इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब चार्ज जो होती है बॉडी किसकी वजह से होती है, जब उसे रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से। 52 देख लो यहीं पे, द पॉइंट चार्ज ईच इक्वल टू 1 कूलम एक्सर्ट ए फोर्स म्यूचुअली व्हेन दे आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन एयर, तो एक चार्ज ये 1 कूलम ये 1 कूलम ये 1 मीटर की दूरी पर रखे कितना फोर्स लगेगा, कोई भी बता देगा। एफ इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन लगेगा, वैल्यू पुट करके देख लेना सारी, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलो 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा है, 2 spheres have their surface charge densities in the ratio of 2:3 and their radius 3:2, the ratio of the charges on them, तो रेशो जो होगा चार्जेस का वो क्या होगा, देखो सरफेस 2 स्फीयर है, एक स्फीयर ये हुआ और एक स्फीयर ये हुआ, इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 मान लो, इसकी क्या मान लो सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 कितना दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका रेशो है 2/3। ठीक है, एंड दियर रेडियस, रेडियस जो है r1 अपॉन r2 वो कितना है 3/2। तो हमसे पूछा रेशो ऑफ चार्जेस ऑन देम, तो चार्ज का रेशो क्या होगा, सिग्मा क्या होता है Q अपॉन है, अरे सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन है, तो ऊपर से पुट करो क्या लिखेंगे Q1 अपॉन Q2, है ना, और A2 ऊपर आ जाएगा, A1 आ जाएगा इसका नीचे, इक्वल टू 2/3। हम जानते हैं यहाँ से ले जाओ इसे, तो Q1 अपॉन Q2 इंटू A2, इसका एरिया क्या होगा 4Q2 इंटू क्या होता है 4 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चल रहा है 2/3।
4 पाई से 4 पाई कैंसिल, Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 अपॉन R1, हमें दे के रखा R1 अपॉन R2 तो पलट के लिख दो, तो मतलब 2 अपॉन 3 का स्क्वायर करके लिखा जाएगा इक्वल टू 2 अपॉन 3। इस पूरे से एक पावर कट गई तो Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू 3 जाएगा वहाँ और 2 आएगा नीचे, मतलब 3:2। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो बढ़िया है, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। ऐसे मज़े आते रहना चाहिए जिससे कि तुम्हारे एग्जाम में भी फोड़ के आ जाओ, तुम अच्छे से मार्क्स लेके आ जाओ। हमारी तो यही आशा रहती है सबसे, अच्छा पढ़ो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, अपने टीचर्स का नाम रोशन करो, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत हमारा भी। 54 की बात करते हैं। एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q is placed at one of the corner of a cube of side A. The electric flux on one side of its faces will be. इसके one side of its faces will be मतलब एक क्यूब है, इस तरह का एक क्यूब है, इस क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज रखा है भैया। कहाँ रखा है? कॉर्नर पे, यहाँ क्यूब। ठीक है, अब इस क्यूब के किसी एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स बताना है। इस क्यूब के किसी एक फेस से पास होने वाला क्या बताना है? फ्लक्स। अब देखो फ्लक्स कैसे बताया जाए, अंदर तो रखा नहीं, अंदर रखा होता तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस कोने पे रखा है तो यहाँ से फ्लक्स ऐसे पास होगा, होगा नहीं ऐसे पास, ही इस सब जगह को पास करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि कितना फ्लक्स पास हुआ। तो पहले तो इस चार्ज को चूंकि कॉर्नर पे से बंद करो किसी डिब्बे में। अब किस में बंद किया जाए? ऐसा गोशन सरफेस बनाना पड़ेगा जैसा सरफेस ऑलरेडी गिवन है। क्यूब गिवन है तो क्यूब बनाओ, बड़ा सा क्यूब बना लो। एक कैसा बना लो? क्यूब, बड़ा सा क्यूब बना लो। तो हमने साइज का एक क्यूब बनाया और वहां ढका इसे, इस तरह का एक क्यूब बना करके इसे ढकने की कोशिश की हमने, है ना। ये देखो, और ये क्यूब बन गया हमारा तैयार। अब ये दुगुना क्यूब है, कितना क्यूब है? 2 टाइम्स ग्रेटर क्यूब है। तो ऐसे ऐसे कितने क्यूब आ जाएंगे इसके अंदर? 8। देखो, एक ये 2 पीछे 4 और 2 ऊपर, तो 8 क्यूब आ गए। तो फ्लक्स कितना होगा? 5 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 8। ये तो आया इस क्यूब से पास होने वाला, लेकिन हमें इससे बताना है इससे कितने फेस है? 1 2 3, 3 फेस से पास हो रहा, तो 1/3 इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8। तो क्या आएगा? Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, कोई दिक्कत? कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कोई भी दिक्कत हो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखो भैया, 55 क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द गॉसेस लॉ थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? लीनियर चार्ज के लिए। अभी फॉर्मूला आया था ना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। 56 की बात करते हैं। देखो 56 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द पॉइंट चार्जेस। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इनकरेक्ट में फर्स्ट है द चार्ज Q ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाई Q इक्वल टू NE। सही है, Q इक्वल टू NE से गिवन किया जाता है, बात सही है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं इसे। बी बाई कन्वेंशन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, बात सही है। सी द फैक्ट that electric charge is always an integral multiple of E in term as quantization of charge। हाँ जी, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रांसफर इन इंटीजर फॉर्म होना चाहिए, बात सही है। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेटेड बाय न्यूटन ने नहीं डेमोस्ट्रेट किया था, ये कुलाम्स ने डेमोस्ट्रेट किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुलाम्स से मिलकर डेमोस्ट्रेट किया था, न्यूटन ने नहीं किया था, गलत बात है। 57 द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन डी ऑप्शन है इसका सही है ना। 57 द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्जेस ए एंड बी दिख रहा होगा फिगर में, इज शोन इन फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट इज नंबर फर्स्ट ए पॉजिटिव एंड बी। अरे ये तो सिंपल सी बात है, ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, देखो ए ये है और बी ये है ना। तो यहाँ से ऐसे लाइनें जा रही है भैया, ये जा रही है, ये ऐसे लाइनें जा रही है, ये इस तरह से है ना, और यहाँ से ऐसे 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 और यहाँ ऐसे 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 और यहाँ से बाहर को निकल रही है इस तरह से, है ना, और यहाँ से क्या जा रही है? अंदर को आ रही है इस तरह से। तो अंदर किस में आती है? निगेटिव में। बाहर कहाँ जाती है? पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ए इज पॉजिटिव, बी इज निगेटिव, बात सही है। ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव, और ए इज ग्रेटर देन बी होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ लाइनें पास पास वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। तो देखो यहाँ लाइनें पास पास है, फिगर में देखो मुझसे ऐसा बना है, क्वेश्चन की फिगर में देखो, है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन हो गया। 57 की बात करते हैं। 57 क्वेश्चन ही तो था ये 57 है बाबू। 58 क्वेश्चन देखते हैं। चलो भैया 58 क्वेश्चन क्या है? 58 क्वेश्चन में कहा है फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दे रखी है, ये ऐसे है ना, थोड़ी इंक्लाइन है। इंक्लाइन होने का मतलब जानते हैं सब हम,
इंक्लाइन है, इस तरह से इंक्लाइन है। अच्छा यहाँ है एक चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, ये इस तरह से, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन पी। अब होगा क्या, इस तरफ को फोर्स लगेगा F1, इस तरफ को फोर्स लगेगा F2। अब एक बार बताओ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास है, यहाँ दूर है, तो यहाँ मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, ये फोर्स छोटा होगा, तो F2 इज ग्रेटर देन F1, तो जो नेट फोर्स होगा वो कहाँ को लगेगा, लेफ्ट की तरफ को लगेगा, नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स। अब ऑप्शन पढ़ते हैं जरा, तो क्या है, द डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो कतई गलत है, फोर्स तो एक्सपीरियंस कर रहा है। सेकंड, द डायपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स राइट को जाएगा, गलत बात है, राइट को तो जा ही नहीं सकता। द डायपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, हाँ लेफ्ट को करेगा, क्योंकि यार ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड में मैक्सिमम फोर्स होगा, ठीक। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑपरेटर तो पढ़नी नहीं है। 59 क्वेश्चन देखते हैं। 59 में क्या लिखा है, मैच दी कॉलम है, कॉलम मैच करने हैं, ठीक है। तो देखो भैया साफ साफ दिख रहा होगा तुम्हें, इसमें क्या है, देखो भैया क्या ये लाइन है, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, बी ऐसे अंदर जा रहा है, ए पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये तो आसान है भैया। देखो इसमें क्या है, जो ए वाला है ये क्या है, बाहर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज, मतलब आर से मैच कर रहा है। बी वाला जो है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है, सिंगल निगेटिव चार्ज, मतलब किससे मैच कर रहा है, एस से। जो सी वाला है, इसमें रिपल कर रही है लाइन, तो ए पेयर ऑफ इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, क्यू से मैच कर रहा। और डी जो बचा वो बचा कुछ क्या होगा, पी, तो आर एस क्यू पी है कोई ऑप्शन, देखो आर एस क्यू पी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो भाई 60 क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 में क्या दे रखा है, इसमें मैच दी कॉलम कराने हैं। इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए क्या होती है, हम जानते हैं इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ए का क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू। दूसरा बी, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ थिकनेस, यूनिफॉर्म थिकनेस के लिए होता है क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब आर। और बचा क्या, लास्ट बचा सी, सी के लिए क्या होगा, पी, तो क्यू आर पी, कहीं क्यू आर पी है, क्यू आर पी, ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्यू आर पी हो गए। अब जिसका इंतजार था वे क्वेश्चन आ चुके, जहां तुम्हारे गलती करने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। उस टाइप के क्वेश्चन आ चुके जहां तुम्हें समझने में दिक्कत हो सकती है। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी तुम कर सकते हो। 61 क्वेश्चन से लेकर के जो आगे के क्वेश्चन होंगे 70 तक या 75 तक, वो क्वेश्चन तुम्हारी बुद्धि खोल देंगे, दिमाग की, क्योंकि वो क्या है, अजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है। और अजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन हम जानते हैं कितने खतरनाक होते हैं। सबसे ज़्यादा गलती जो आती है वो किस में आती है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में मैच करने में। क्योंकि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन 1 होता है अजर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ये तो वही पता लगा सकता है जिसके कॉन्सेप्ट एकदम धाकड़ होंगे, ठीक है ना। और कभी कभी जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं वो भी गलती कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कभी कभी मैच नहीं हो पाता। तो यहाँ तो तुम्हें बहुत ही बारीकी से ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, और देखनी है कि लाइन ऊपर वाली नीचे वाली से मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है, कहीं पढ़ा हुआ लगता है, तभी ए बनाना ऑप्शन, वरना बी ऑप्शन होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों बातें सही होती है, लेकिन दोनों बातों का एक दूसरे से कभी भी कोई रिलेशन नहीं होता। तो अजर्शन रीजन की तरफ को बढ़ते हैं विदाउट एनी आलस और विद हाई जोश, है ना। पढ़ते हैं कहाँ को, अजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन की तरफ को। तो देखो भैया अजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहे होंगे। पहले इसके ऑप्शन पढ़ लेता हूं मैं, अजर्शन रीजन टाइप। चलो भाई ए आर टाइप आ चुके, क्योंकि पेपर में इसका भी वेटेज बहुत है। तो अजर्शन एंड, देखो हाँ ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, पहला ऑप्शन तो ये होगा। बी वही, आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सी ए ट्रू बट आर फॉल्स, और डी जो है दोनों फॉल्स होंगे, ठीक। 61 क्वेश्चन की बात करते हैं, पढ़ो आराम से। क्या लिखा है इसमें, लिखा है व्हेन वी प्रोड्यूस चार्ज Q1 ऑन ए बॉडी बाय रबिंग इट अगेंस्ट अनदर बॉडी विच गेट्स ए चार्ज Q2 इन द प्रोसेस, देन एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब किया तो इस पे Q1 आया, इस पे Q2 आया, लेकिन दोनों का चार्ज हमेशा क्या रहेगा, Q1 प्लस Q2 क्या रहेगा, हमेशा 0 या कांस्टेंट। किसकी प्रॉपर्टी, आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्ज। आइसोलेटेड सिस्टम पता है नहीं, तो अजर्शन तो करेक्ट हो गया। बात करते हैं किसके रीजन की, चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। बात सही यार, तभी तो यार, क्योंकि चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, मतलब ये वाली बात उससे मैच कर रही है, रीजन से मैच कर रही है, रीजन से। तो मतलब अजर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन, सही है बात। क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट रहता है और ये आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ही बिहेव करेगा,
62 क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन है assertion, when charges are shared between any two bodies then no charge is really lost but some loss of energy does occur। when charges are shared between two bodies then no charge is really lost but some loss of energy occur। ये कायदे की बात है। जो हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, चार्ज ट्रांसफर हो गया, एक्चुअल में वो रियली में चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, देखो एक बॉडी है, एक दूसरी बॉडी ये रही। अब एक्चुअल में इस पर जो चार्ज है वो बना कहाँ से है, एटम से आया। एटम के पास क्या होता है, न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, ये चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये रहा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी एटम है, यहाँ पे भी क्या है भैया, ये इलेक्ट्रॉन है। अब एक्चुअल जब हम इससे रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वहाँ भाग जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब वहाँ भागता है तो इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी से तो बंधा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी, और ये बाइंडिंग एनर्जी से क्या है, बंधा हुआ है। कौन सी एनर्जी है, ये बाइंडिंग एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद करके यहाँ जाएगा तो एक्चुअल में एनर्जी का लॉस होगा। बात सही है। सेकंड, सम एनर्जी डिसअपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट स्पार्कलिंग, और कुछ एनर्जी जो होती है रबिंग करते हुए हीट और स्पार्कलिंग में भी कन्वर्ट हो जाती है। जब हम बॉडी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के साथ साथ एनर्जी का भी लॉस होता है, और वह एनर्जी किस किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एंड स्पार्कलिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो एनर्जी का जो लॉस हुआ वो कहाँ गया, वो लॉस गया कहाँ, हीट और स्पार्कलिंग में कन्वर्ट हुआ होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बात सही है। चलो बहुत बढ़िया। बात करते हैं असर्शन 63 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 63। इसमें लिखा है एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रो मतलब थोड़ी बड़ी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हैज नो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज एंड कैन बी इग्नोर्ड। ये क्वांटम फिजिक्स है। ये जो सिस्टम है सारा का सारा क्लासिकल फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स आती है, उसका हिसाब है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, प्रोटॉन का ट्रांसफर। लेकिन अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो जब बॉडी को रब किया, इलेक्ट्रॉन अभी का दिखे थोड़ी है, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे से हम इग्नोर कर देते हैं। बात सही है बिल्कुल। तो असर्शन तो ट्रू। 1 माइक्रोकूलम चार्ज कंटेन्स 10 to the power 15 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज अप्रोक्सीमेटली। 1 माइक्रोकूलम चार्ज कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना कैरी करता है, वो देखना है। तो देख लो भैया क्या आएगा, Q इज इक्वल टू एन नाम के फॉर्मूले से n निकालना है, Q अपॉन E लगा दो। Q कितना है, 1 इंटू 10 to the power -6, ये लगाए 1.6 इंटू 10 to the power -19। तो 10 to the power 15 तो होने वाला नहीं है, कुछ और भले हो जाए, तो रीजन गलत हो गया। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। इसका ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। कोई दिक्कत यहाँ किसी को, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे हम यहाँ। देखो भैया 64 में क्या कहा है, मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिक्रीज व्हेन इट इज निगेटिवली चार्ज। जब कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होती है तो क्या उसका मास डिक्रीज नहीं होता, या मैंने बताया निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो। तो जब किसी बॉडी पे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस बॉडी से इस बॉडी पे ट्रांसफर हो गए, तो निगेटिव चार्ज है, तो इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आए होंगे ना, और इसने दिए होंगे इलेक्ट्रॉन, इसने दिए इस पे आ गए, तो इसका मास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ ना कि डिक्रीज। तो असर्शन तो गलत है, असर्शन फॉल्स। बात करते हैं चार्जिंग इज नॉट मेनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और भाई चार्जिंग इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से ही तो होती है। ये कह रहा नॉट मेनली ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बात गलत हो गई। तो ए एंड आर बोथ इनकरेक्ट, दोनों गलत है। डी ऑप्शन सही है इसका, है ना। 65 की बात करते हैं। 65 में देखो असर्शन, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन यूनिवर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही डोमिनेटिंग फोर्स यूनिवर्स का। बात सही है। हम जो धरती पे खड़े हैं किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ऊपर बिल्डिंग में खड़े हो जाओ, कूद जाओ, तो नीचे गिरेंगे किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से। तो ये मेन डोमिनेटिंग फोर्स है जो हमारे अर्थ पे दिखता है, मतलब होता है यूनिवर्स में, है ना। सारे के सारे प्लैनेट किसके वजह से बंधे हुए, ग्रेविटी। यार सबके पास अट्रैक्शन है, सबके पास ग्रेविटी है, सारे प्लैनेट के पास ग्रेविटी है, तो उससे तो बंधे हुए हैं। तो यूनिवर्स का मेन डोमिनेटिंग फोर्स है। रीजन, द कूलम्ब फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो कूलम्ब फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से वीकर है क्या, ये बात गलत है। कूलम्ब फोर्स ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच होता है। इन दोनों का फोर्स इतना हाई होता है
बहुत ज़्यादा हाई, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस बहुत कम होती है, और जहाँ डिस्टेंस कम होगी वहाँ फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। डिस्टेंस डिक्रीज, फोर्स इंक्रीज, और इलेक्ट्रॉन तो बहुत पास पास होते हैं, है ना, तो इंक्रीज हो जाता है, तो कूलम्ब फोर्स ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 66 क्वेश्चन की। 66 में क्या है, एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस E = 0। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मान लो ये है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, यहाँ की लाइन जोड़ने में किसी पॉइंट पी पे वो निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर क्यू नॉट रखना पड़ेगा। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहाँ क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। ये नेगेटिव से खींचेगा इधर को E1 से, ये पॉजिटिव धक्का देगा कितने E2 से, तो EP कितना होगा E1 + E2। क्या ये कभी 0 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, मतलब मिडिल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ही नहीं, बाहर वाली हो जाए, तो पहला असर्शन गलत। रीजन, एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज E ≠ 0। अब दोनों सिमिलर चार्ज हो गए, सिमिलर चार्ज हो गए तो ये वाला ऐसे दूर भगाएगा इधर को E1 से, और ये वाला इधर भगाएगा E2 से, तो बीच में आएगा माइनस का साइन। अब 0 हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, है ना। इसने कहा ≠ 0, तो बात गलत है, तो दोनों ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन फॉल्स, रीजन फॉल्स। 67 की बात करते हैं। 67 क्वेश्चन में क्या कहा है, assertion, a point charge is brought in an electric field, then electric field at a nearby point may increase or decrease। एक पॉइंट चार्ज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज रख दिया, तो क्या उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी। नेगेटिव चार्ज रखेंगे डिक्रीज, पॉजिटिव रखेंगे इंक्रीज हो जाएगा। चलो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड होता है, पॉजिटिव रखेंगे तो इंक्रीज, नेगेटिव रखेंगे तो डिक्रीज, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, दोनों रीजन कर ट्रू है। 68 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल जाता है तो वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, बात सही है। दूसरा, चार्ज इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी, जो चार्ज है वो इनवेरिएंट मतलब बदलने वाली क्वांटिटी नहीं है, बात सही है। चार्ज कभी नहीं बदलता किसी बॉडी का, जो है वो फिक्स है, सही है, जो चार्ज है वो फिक्स और कांस्टेंट है। तो A एंड R बोथ आर ट्रू, बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, क्योंकि दोनों बातें तालमेल नहीं बैठा रही एक दूसरे से, सही है लेकिन। 69 पे आओ। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस ईच अदर, गलत बात है, पहला तो गलती हो गया, कभी क्रॉस ही नहीं कर सकती। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट डज नॉट सुपर इम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी पॉइंट पे सुपर इम्पोज होकर के रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे सकती, ये बात भी गलत है, दे सकती है। यार ये इक्वेटोरियल लाइन वाला देख लो, ये पॉइंट दिखा था तुमने, इस पे ऐसे गया था, इस पे ऐसे गया था, तो दोनों सुपर इम्पोज कर गई थी, नहीं कर गई थी, और ई नेट दिया था। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यहीं से तो बना है, तो ये गलत बात हो गई दूसरी वाली, है ना। तो भैया अपना डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। चलो भैया, अब 70 क्वेश्चन। अवे फ्रॉम ए चार्ज फील्ड लाइन्स गेट वीकर एंड डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन लेस, रिजल्टिंग इन वेल सेपरेटेड लाइन। जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर मिलेगा। देखो 70 क्वेश्चन की बात करें, मान लो चार्ज है, इससे दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दूर जाते जा रहा है, यहाँ तो पास है, यहाँ दूर है, तो यहाँ दूर है और यहाँ क्या है, पास है। तो जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होता चला जाता है, डेंसिटी कम होती चली जाती है, बात सही है पहली वाली। दूसरी की बात करते हैं, ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, कितनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए चार्ज, क्योंकि चार्ज से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन निकलते हैं, तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 71 क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन गोइंग अवे फ्रॉम ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। एक डायपोल से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, बात सही है। अरे जैसे जैसे चार्ज से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, बात सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक डायपोल। गलती मत कर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डायपोल से दूर जाने पर 1/x की क्यूब होता है, डिस्टेंस की क्यूब के, ना कि स्क्वायर के, तो रीजन इज फॉल्स। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन से क्वेश्चन का है, 71 क्वेश्चन का आंसर है। कोई दिक्कत है किसी को, चलो बढ़िया बात है। अब बात करते हैं 72। इन एन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मान लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ डायपोल रख दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब नॉन यूनिफॉर्म है तो नेगेटिव वाले पे चार्ज कैसे लगेगा, इधर को फोर्स, और पॉजिटिव वाले पे इधर को लगेगा फोर्स, तो फोर्स तो एक्सपीरियंस कर ही रहा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो ज़्यादा होगा या कम होगा, तो डायपोल घूम भी सकता है, तो रोटेटरी के साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा इसके पास। अगर यूनिफॉर्म होता तो ट्रांसलेटरी ही होता या रोटेटरी होता मोशन,
लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में ट्रांसलेटरी के साथ साथ रोटेटरी भी होगा, क्योंकि फोर्स के साथ साथ टॉर्क भी आएगा, क्योंकि कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कहीं कम है। इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल एक्सपीरियंस टॉर्क ओनली, ये गलत बात है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क के साथ साथ फोर्स भी एक्सपीरियंस करते हुए बताया तो है। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो ट्रांसलेटरी होगा, ट्रांसलेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना, और रोटेटरी किसकी वजह से होगा, टॉर्क के, तो उसके लिए टॉर्क रेस्पॉन्सिबल है, उसके लिए फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। तो दोनों का ही होना जरूरी है, केवल टॉर्क का नहीं। टॉर्क किस में होता है, यूनिफॉर्म में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन। कौन से क्वेश्चन का, 72 क्वेश्चन का। 73 क्वेश्चन देख लो भैया। 73 में कहा है इफ ए डायपोल इज इनक्लोज बाय ए क्वेश्चन सरफेस देन द अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद इट विल बी जीरो। सही बात है, एक डायपोल को हमने किस में रख दिया, प्लस माइनस क्यू प्लस क्यू, गॉसियन सरफेस में रख दिया, तो क्यू फ्लक्स जो होगा वो क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इनसाइड चार्ज कितना, माइनस क्यू प्लस क्यू, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या है, जीरो। तो फ्लक्स तो जीरो आया, मतलब इससे कोई फ्लक्स ही नहीं निकलेगा। ठीक बात है। द चार्ज इनक्लोज बाय ए सरफेस इज जीरो, क्योंकि सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो जीरो है, इसलिए तो फ्लक्स नहीं निकल रहा। अरे फ्लक्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनसाइड। अब चार्ज तो इसके अंदर क्या है, क्यू इनसाइड कितना बैठा, जीरो, जिसकी वजह से फ्लक्स भी क्या हुआ, जीरो। तो अजर्शन रीजन बोथ आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। 74 क्वेश्चन की बात करते हैं। 74 क्वेश्चन में देखो, इन ए रीजन वेयर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट द नेट चार्ज विद इन वॉल्यूम ऑफ एनी साइज इज जीरो। क्या लिखा है, इन ए रीजन वे एरिया वेयर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट द नेट चार्ज विद इन द वॉल्यूम ऑफ एनी साइज इज जीरो। वॉल्यूम के अंदर जहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो वहाँ जो नेट चार्ज होगा उस बात तो सही है यार। देखो जैसे मान लो ये है कोई, है ना, अभी बॉडी है या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सारा का सारा कहाँ हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। सारा का सारा चार्ज कहाँ हो जाता है, रिसाइड ऑन इट्स सरफेस, बाहर आ जाएगा चार्ज। तो अंदर चार्ज क्या होगा, क्यू इक्वल टू जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो। बात सही है पहली वाली। दूसरी, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इन एनी क्लोज सरफेस इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि चार्ज जीरो है, बिकॉज चार्ज जीरो है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अजर्शन रीजन बोथ आर ट्रू। 74 का आंसर है, ठीक है, नहीं 75 का है शायद, ये 73 था भाई, 74, हाँ ये 74 ही तो हो गया। चलो बात करते हैं 75 की। अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज विद इन ए क्लोज सरफेस ई एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस डज चेंज। अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस विद इन ए क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस डज चेंज। मान लो सरफेस है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करा दिया, क्या इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरफेस सारी जगह से कैसा, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म सरफेस और डिस्टेंस भी चार्ज की हर एक जगह से क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्रोपोर्शनल 1/r²। तो चार्ज और डिस्टेंस अगर सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा। तो गलत बात हो गई पहली वाली। दूसरी, द फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ चार्ज विद इन द सरफेस। इसने कहा कि जो सरफेस से फ्लक्स पास होता है वो क्या, चार्ज की लोकेशन पे डिपेंड करता है कि चार्ज कहाँ रखा है। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है अंदर। चार्ज चाहे तुम बॉडी के यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन इन शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। ना तो शेप एंड साइज पे डिपेंड करता, ना ही लोकेशन पे डिपेंड करता। तो दोनों चीजें गलत हो गई है। अजर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। 76 क्वेश्चन की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। E in outside vicinity of conductor depends only on the local charge density sigma and it is independent of the other charges present anywhere on the conductor. Reason, in outside vicinity of a conductor is given by sigma upon 2 epsilon naught होता है, ना कि epsilon 2 of sigma upon epsilon naught। देखो रीजन में 2 sigma upon epsilon naught देखा तो रीजन तो गलत हो गया। अब रीजन गलत है तो अजर्शन ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। अजर्शन पढ़ो एक बार और। E in outside vicinity of a conductor depends only on the local charge density sigma and it is independent of the other charge present anywhere on the conductor। लोकल चार्ज डेंसिटी पे तो डिपेंड करती है, बात तो ठीक है। लोकल चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जो वही की वही हो, आसपास वाली। ये है प्लस, ये मान लो इस सरफेस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो यहाँ चार्ज ज़्यादा होगा मैक्सिमम जहाँ पे संकरा होता है, जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती है वहाँ चार्ज मैक्सिमम, जहाँ दूर होती है वहाँ क्या होगा, मिनिमम। तो लोकल चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करने के साथ साथ दूसरी चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा, ये बात भी गलत है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया इसका करेक्ट। 76 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन थे अजर्शन रीजन के।
आई होप समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन दिक्कत देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस के साथ साथ सारी चीज़ें सॉल्व होती चली जाती हैं। अब हमारा आखिरी पड़ाव है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी 3 केस स्टडीज़ है, उसमें सारे क्वेश्चन कवर किए गए लगभग, और हम पहले केस स्टडी अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम, है ना। ठीक है, चलो भैया। तो केस स्टडी बेस, अब इसमें केस स्टडी होगी, स्क्रीन पर आ रही होगी, देखो जरा ध्यान से, पढ़ो पहले केस स्टडी। केस स्टडी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। देखो फर्स्ट केस स्टडी पढ़ते हैं। इसमें लिखा है आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 92 to 96 ऑन द फॉलोइंग केसेस। नहीं ये नहीं है, ये है केस स्टडी, तो यार मैं गलत पढ़ गया। इसमें लिखा है देखो 77 to 81 ऑन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को ऊपर एक केस स्टडी दिख रही होगी। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक दैट accompanies fundamental particles wherever they exist। ठीक, आगे लिखा है द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल बॉडी बाई ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी नियर बाई इट विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडी इज नोन एज चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, विदाउट टचिंग चार्जिंग बाई इंडक्शन कहलाता है, ये बात सही है। फिगर शोज बिलो आर शोइंग द सीक्वेंशियल स्टेप ऑफ चार्जिंग ऑफ ए कंडक्टर परमानेंटली बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो पहले न्यूट्रल बॉडी है, उसके बाद एक रॉड लाई गई निगेटिवली, तो बॉडी इंडक्शन के थ्रू पॉजिटिवली चार्ज हो गई, जैसे कॉम के पास पेपर चार्ज हो गए थे। उसके बाद इस बॉडी को हमने अर्थ कर दिया, तो सारा नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया, तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। 77 क्वेश्चन में पूछा है व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज। 77 क्वेश्चन में ग्लास, जब सिल्क कपड़े को ग्लास रॉड से रब करते हैं तो क्या इट ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कुछ इलेक्ट्रॉन दे देती है कपड़े को, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से। तो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द सिल्क, सिल्क पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं इस वजह से। 78 देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग। देखो सबसे पहला काम क्या करो, एक मेटल के स्फीयर लो, इसे सरफेस पर रखो। दूसरा काम एक रॉड लाओ इसके पास को, ये रखा मेटल का स्फीयर। दूसरे स्टेप में स्टेप 1 है, स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या किया जाए, इसके पास एक रॉड लेके आओ, निगेटिवली चार्ज रॉड है। जैसे इसके पास लाएंगे तो इंडक्शन से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी यहाँ, और यहाँ निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो अब क्या करो, तीसरे स्टेप में इस बॉडी को किससे बाउंड कर दो। स्टेप 3 में हमने क्या काम किया, ये पॉजिटिव चार्ज था, हमने इसे अर्थ कर दिया, तो निगेटिव चार्ज चाह रहा यहाँ पहुँच गया, तो पॉजिटिवली चार्ज थोड़ी देर बाद अर्थ से टच करा के हटा दो, तो बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। ये बॉडी पूरी क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो क्या कहा इसने, कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी एंड फ्लोट द अदर, एंड गलत है, रब इट विद द पीस ऑफ पेपर। अब तो करनी नहीं, इंडक्शन से पूछा है। ब्रिंग ए नेगेटिव चार्ज रॉड नियर इट एंड टच इट ग्राउंड फॉर सम टाइम। नेगेटिव चार्ज लाए, थोड़ी देर के लिए ग्राउंड से टच करा दिया, पॉजिटिव हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। 79 वी हैव टू बॉडीज विद चार्ज Q1 एंड Q2 ऑन दैम, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 सिग्निफाइज। 79 में दो चार्ज है, एक Q1 है एक Q2 है, रब करने के बाद मिले हैं। रब करने के बाद मिले तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा, ये दोनों क्या हो सके, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। इसका मतलब है Q1 इक्वल टू माइनस Q2, मतलब दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के, लेकिन साइन उनका क्या है, अपोजिट, अपोजिट नेचर के हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। तो क्या सिग्निफाइज कर रहा है, Q1 एंड Q2 आर इक्वल, इक्वल तो है, लेकिन दूसरी चीज़ इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, मतलब आधी है। बी Q1 Q2 इक्वल बट अपोजिट साइन, ठीक बात है, Q1 Q2 इक्वल बट अपोजिट साइन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 80 इफ ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन मास क्या होगा बॉडी का। अगर बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज किया तो मास डिक्रीज हुआ, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। तो कितना डिक्रीज होगा, ऑप्शन में भी लिखा डिक्रीज स्लाइटली बाय फैक्टर ऑफ 9.11 इंटू 10⁻³ kg। ठीक। 81 द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी विच कैरीज 30 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी में 30 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना चार्ज होगा, तो लगा दो भैया Q इक्वल टू एन लगा दो। एन कितना है 30 इलेक्ट्रॉन, ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना ये, तो इतना चार्ज होगा क्या यार, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो समझ में आई केस स्टडी क्या थी। केस स्टडी आसानी होती है, भारी नहीं होती। सेकंड केस स्टडी पढ़ते हैं। केस स्टडी नंबर 2 दिख रही होगी स्क्रीन पे आप लोगों को। चार्ज बिटवीन द पैरेलल प्लेट, इसमें लिखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइन एज चार्ज पर यूनिट एरिया। चलो आगे पढ़ते हैं, बस ये छोड़ दो। 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर
ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 17 इंटू 10 टू द पावर -23। जो दो प्लेट है, एक प्लेट ये रखी देखो यहाँ ऐसे, इन्होंने ये रखी और एक प्लेट ये रखी यहाँ। इस पर क्या है प्लस चार्ज सिग्मा, इस पर माइनस चार्ज डेंसिटी। ये प्लेट ए है और ये बी है। सब सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है 17 इंटू 10 टू द पावर -22 कूलम मीटर स्क्वायर -2। इसने कहा है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइन एज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी एक प्लेट के, दोनों प्लेट के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब 82 क्वेश्चन पूछा है इसने, क्या पूछा है, ई इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। पहले प्लेट के आउटर रीजन पे कितना होगा, मान लो यहाँ कोई पॉइंट पी है, इस पे कितना होगा। देखो ये प्लेट क्या करेगी, दूर भगाएगी। अगर इस पर टेस्ट चार्ज क्यों नॉट रख दे, क्योंकि पॉजिटिवली है ना, ये प्लेट कैसी है पॉजिटिवली चार्ज, ये प्लेट कैसी है निगेटिवली चार्ज। ये वाली से दूर भगाएगी कितने से, E1 से, और ये वाली से पास बुलाएगी कितने से, E2 से। ठीक है, तो लिखेंगे E एट P इक्वल टू कितना होगा, देखो ये इधर ही इधर, तो E1 माइनस E2। E1 क्या होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पहली प्लेट के लिए, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरी प्लेट के लिए, से कट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, 0 आएगा प्लेट के आउटर साइड पे। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। इन आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, इस वाली प्लेट के मान लो पॉइंट आर है, ये क्या करेगा ऐसे अपनी तक को खींचेगा E1 से, ये क्या करेगा ऐसे दूर भगाएगा किससे E2 से। यहाँ पे भी अगर मैं ER लिखूंगा तो क्या आएगा, बैठेगा वो E1 माइनस E2, तो अपने आप ये भी क्या हो जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, डी ऑप्शन इसके लिए भी सही है, दोनों के लिए 0 आ रहा है, क्या कर सकते हैं। 84 क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो 84 में क्या कहा है, ये 83 है यहाँ। 84 क्वेश्चन में क्या कहा है, ई बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट के बीच में मान लो पॉइंट है Q, यहाँ Q नॉट रख दिया, ये से खींचेगा E1 से, ये से धक्का देगा इधर को E2 से, क्योंकि रिपल्शन होगा। तो E एट Q जो निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं E1 प्लस E2 करके, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा दे रखा है 17 इंटू 10 टू द पावर -22, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस के कितना होता है 12, इसे ऊपर ले जाओ, ठीक है, और इसे काट दो। तो देखो 8.85 से जब काटेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 85 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। 84 आ चुका है। बात करते हैं किसके 85 की, यहीं लिख रहा मैं, देखो 85 क्वेश्चन। 85 में क्या कहा है, द रेशो ऑफ ई फ्रॉम राइट साइड ऑफ बी एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। बी प्लेट के राइट साइड में रेशो बताना इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। एक बार बता बुद्धिजीवी हो, ई की वैल्यू क्या होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या डिस्टेंस पे डिपेंड, क्या आर आया है कहीं, क्या डिस्टेंस का जिक्र है इस फॉर्मूले में। सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी। डिस्टेंस तो है नहीं, तो चाहे तुम यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड ही नहीं करता। तो मतलब E1 रेशो E2 क्या हो जाना चाहिए 1:1, है ना। तो 1:1 मतलब कि सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 86 की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा है इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन फाइनाइट प्लेट मेटल द गॉसियन सरफेस कंसीडर्ड एज। किसी भी प्लेट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस तरह का, है ना, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के लिए, तो इसके पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना तो गॉसियन सरफेस किस तरह का बनाना पड़ता है, सिलिंड्रिकल। जब भी तो निकलता है ई और डी ए इधर को आता है, याद आ गई बात नहीं, तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस होता है। तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो ये केस स्टडी समझ में आई, कोई दिक्कत किसी को। चलो ये तो सैंपल पेपर में भी देती है सीबीएसई, है ना, सीबीएसई के पिछले साल के सैंपल पेपर की केस स्टडी है। चलो नेक्स्ट केस स्टडी की बात करते हैं। केस स्टडी नंबर 3 स्क्रीन पे दिख रही होगी। इसमें लिखा है क्या, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन द जर्नल इज ए कर्व ड्रॉन इन सच ए वे दैट द टेंजेंट टू इट एट ईच पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ए। पॉइंट ए फील्ड लाइन इन इज ए स्पेस कर्व, ठीक है, स्पेस में बनाया जाता है फील्ड लाइन। ए कर्व इन 3 डायमेंशनल, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दस यूज टू पिक्चोरियल मैप द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस लिए यूज की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। बस जी ये बना के रखा, देखो इन्होंने दे रखा है। अब इसने पूछा है हमसे 87 क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पहले ऑप्शन सही है, हायर टू लोअर या पॉजिटिव टू नेगेटिव।
88 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस emerges from negative charge and meet at the positive charge. Emerges from closely spaced region of electric lines force represent strong electric field. जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग. यही बात कही बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज करेक्ट. 89 द स्पेसिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंडिकेट्स इट. नंबर फर्स्ट चार्ज, नंबर 2 पोजीशन, नंबर 3 स्ट्रेंथ. जहाँ स्पेस ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कम, जहाँ स्पेस कम वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा. जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा नहीं होगा. ये बातें पढ़ रखी है बहुत सारी. 90 द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ ए निगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर. निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, रेडियल और इनवर्ड, अंदर की तरफ को. तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. व्हाट काइंड ऑफ चार्ज आर 1, 2 एंड 3. पहला, दूसरा और तीसरा. देखो पहले पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, तीसरे पे जा रही है, तो पहला तो हुआ वो पॉजिटिव, तीसरा हुआ निगेटिव, और दूसरे पे भी क्या हो रही है, आ रही है. तो पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा निगेटिव. पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव. ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. ये तो ऐसे ही हो गई, इसमें कुछ करना ही नहीं था. लास्ट केस स्टडी बची इलेक्ट्रिक डायपोल. देखो भैया दिख रही होगी स्क्रीन पे. एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए पेयर ऑफ पॉइंट चार्जेस विद इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, है ना. सिस्टम ऑफ चार्जेस विच इज प्लेस्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, वही है. द मिड पॉइंट ऑफ लोकेशन ऑफ -q एंड q आर कॉल्ड सेंटर ऑफ डायपोल. देख रखा, ओ पॉइंट दिखा रखा ना, मिड पॉइंट है दोनों का. द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज मेजर्ड बाय ए वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल की जो स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताते थे, पी से डिनोट करते, पी इक्वल टू q इंटू 12 होता है, हम सब जानते हैं बातें. इन द मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए निगेटिव चार्जेस लाइज एट द सेम प्लेस, हैंस देयर डायपोल मोमेंट इज 0. जैसा CO2 CH4, CO2 और CH4 में क्या होता है, इनका सेंटर चार्ज सेम आ जाता है. जैसे कि देखो CO2 है तो C यहाँ, O यहाँ, O यहाँ. O पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, -4. O का कितना होता है, -2. इसका -2, इसका +4. इन दोनों का सेंटर चार्ज कहाँ जाएगा, -4 यहाँ. तो अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल पूछूँ इनका तो क्या होता है, q इंटू 12. q की तो बात ठीक है, 4 है q, कोई सा भी एक चार्ज ले लेंगे क्योंकि पॉजिटिव नहीं, लेकिन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो होगी नहीं. कार्बन पे ये दोनों चार्ज, तो डिस्टेंस होगा 0. तो इलेक्ट्रिक डायपोल 0 हुआ. इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हुआ, 0 हुआ. तो हाउएवर दे आर डेवलप डायपोल मोमेंट व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड. अब जैसे ही CO2 को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, है ना, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ को भागेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर भागेगा, तो दोनों डिस्टेंस हो जाएंगे. डिस्टेंस हो जाएंगे तो इनके पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस आ जाएगी, तो डायपोल मोमेंट आ जाएगा. तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बिना तो डायपोल मोमेंट 0, इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना तो डायपोल मोमेंट 0 है. इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही डायपोल मोमेंट आ जाता है इनके अंदर, है ना. तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, इन्हें चलो. हाउएवर दे डायपोल मोमेंट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, बट सम मॉलिक्यूल हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट. जैसे H2O, H2O के पास ऑलरेडी परमानेंट डायपोल मोमेंट है. H2O के स्ट्रक्चर OH प्लस प्लस O पे -2. इन दोनों का कहाँ जाएगा सेंटर चार्ज, यहाँ. तो दोनों कितने के डिस्टेंस पर बैठे नहीं बैठे 12 पे, तो इनके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, मतलब होता है ऑलरेडी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो चाहे मत रखो, इनके पास तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है, चलो. तो इन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और इन वाले मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स. पोलर में डायपोल 0, देखो O आ रहा ना, तो पोलर 0 हो गया. अब 92 क्वेश्चन पे आते हैं. डायपोल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अंडरगो. डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने पर क्या होता है, मान लो किसी डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये प्लस ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो क्या होगा, इसका पोलराइजेशन होने लग जाएगा. और पोलराइजेशन होने की वजह से क्या लगेगा, घूमने लगेगा ये, है ना. तो ऑप्शन क्या है, डी इज करेक्ट ऑप्शन, पोलराइजेशन. यार सिंपल सी बात है, ऑप्शन पढ़ लिया करो. मैग्नेटाइजेशन तो मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं इसमें, तो तीनों ऑप्शन मैग्नेटिक से रिलेटेड है, तो तीनों तो हो नहीं सकते. तो बता पोलराइजेशन. 93 कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 4 कूलम ईच फॉर्मिंग अ डायपोल विद अ डायपोल मोमेंट 6 यूनिट. डायपोल मोमेंट दे रखा है हमें इसका 6, चार्ज दे रखा है 4. P इज इक्वल टू Q इंटू 12. P कितना है 6, चार्ज है Q, 12 डिस्टेंस है. ये 12 पूरी डिस्टेंस है, कभी 2 4 ऐड कर दो. 12 इक्वल टू 6/4 या 3/2 या 1.5. तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन. कौन सा क्वेश्चन था, 93. 94 की बात करते हैं. 94 में क्या कहा गया है भैया, 94 में कहा था डायपोल मोमेंट ऑफ 2 इक्वल चार्जेस 2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर. या फर्जी क्वेश्चन है. P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन कूलम मीटर, मतलब 0.04, क्योंकि -2 है तो 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे. तो ऑप्शन बी से करेक्ट ऑप्शन. 95 देख लो यहाँ.
95 में क्या लिखा है, डायपोल मोमेंट आर यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोलराइजेशन पैटर्न, स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल इन फील्ड, ससेप्टिबिलिटी। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जानने के लिए यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो चार्ज से जान दी जाती है, जहाँ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी वहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल क्यों यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल पोलराइजेशन के पैटर्न को समझने के लिए यूज़ किया जाता है कि कैसे पोलराइजेशन हो रहा, मतलब पोलराइजेशन कैसे होता है। जैसे कि मान लो एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर चार्ज टेढ़े मेढ़े रखे होते हैं इस तरह से, ये अब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो पता क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं पोलराइज हो जाएंगे इस तरह से, है ना, इसे डोमेन बोलते हैं। तो इसके पैटर्न को समझने के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 96 व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट की डायमेंशन क्या होगी, LT यार LT Q इंटू 2L हुआ, इसकी क्या होती है I इंटू T, इसकी L मीटर की, अरे लेंथ की तो मीटर, मीटर की L। तो ये है केस स्टडी हमारे पास 4th नंबर की। अब लास्ट केस स्टडी बचती है जो कि सैम्पल पेपर की है CBSE के, ये रिलीज़ किया था CBSE ने सैम्पल पेपर, उसकी है और बढ़िया केस स्टडी है ना। तो पढ़ते हैं फैराडे केज बेस है। लिखा है फैराडे केज और फैराडे शील्ड इज एन इनक्लोजर मेड ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल, द फील्ड विद इन ए कंडक्टर कैंसिल आउट विद एनी एक्सटर्नल फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बात ठीक है। द फैराडे केज एक्ट एज ए बिग होलो कंडक्टर, ठीक है, बिग होलो कंडक्टर, यू कैन पुट थिंग्स टू शील्ड दैम फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, एनी इलेक्ट्रिकल शॉक केज रिसीव पास हार्मलेसली अराउंड द आउटसाइड ऑफ द केज। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज टू मेक ए फैराडे केज। फैराडे केज किसके बनाए जाते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल के बनाई जाएगी, है ना, नॉन कंडक्टिंग के तो नहीं बना सकती ना, ठीक है। तो क्या हो गया ऑप्शन सी कॉपर, कॉपर ये कंडक्टिंग मटेरियल। 98 एग्जांपल ऑफ रियल वर्ल्ड फैराडे केज। कार में जाते हैं, बिजली गिर जाती है, लोग कहते हैं कार के खिड़की दरवाजे बंद कर लेने चाहिए जिससे कि बिजली का असर ना पड़े। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि कार फैराडे केज की तरह बिहेव करती है, क्योंकि कार के टायर तो नॉन कंडक्टिंग है, सड़क पे चलते हैं, कार के जब हम खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हो अगर बिजली गिर भी जाती है तो सारा का सारा चार्ज बाहर रहता है, अंदर नहीं आ पाता। क्यों, क्योंकि फैराडे केज के अकॉर्डिंग चार्ज कंडक्टर के अंदर जो होता है वो जीरो होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है लेकिन बाहर आ जाता है। तो कार फैराडे केज की तरह बिहेव करेगी, तो इसका ऑप्शन है कार। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड ए फैराडे केज व्हेन इट स्ट्रक बाय लाइटिंग। जैसे लाइटिंग होती है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा फैराडे केज के अंदर, जीरो होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो फोर्स भी जीरो हो गया ना, ठीक। एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस इनसाइड ए फैराडे केज, इट्स सरफेस मस्ट हैव चार्ज इक्वल टू। अब फैराडे केज के अंदर एक आइसोलेटेड चार्ज रख दिया, मतलब ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब फैराडे केज पर अगर पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर ऑटोमेटिक कितना चार्ज हो जाएगा, निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन का, तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो खैर ये हमारे 100 क्वेश्चन किए हमने, मज़ा आया 100 के 100 क्वेश्चन करने में। खतरनाक क्वेश्चन है भैया, इन क्वेश्चन की ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो मात नहीं खाने। मैं ये तो नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन यही आएंगे, लेकिन अगर तुम इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस ढंग से करते हो और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन जो तुम्हारे शीट वीट के जो भी होंगे उन्हें सॉल्व करते हो, तो तुम्हें पावर, तुम्हारी जो थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ है ये इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि तुम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो आराम से, जो क्वेश्चन तुमने खुद से नहीं भी किया। मतलब जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो, बैठे हो एग्जाम पेपर में, वो क्वेश्चन पेपर में कैसा क्वेश्चन आया जो तुम्हें नहीं पता कैसे होगा, लेकिन अगर तुम्हारी थिंकिंग स्ट्रांग है, तुम अगर चीज़ों को विजुलाइज कर पा रहे हो तो अपना फॉर्मूला दिमाग में आएगा और तुम क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक बन जाओगे। लेकिन एक होता कैसा है, ये होता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस से, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से लगा देना। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत जल्द।